हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी ऊपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 7, जिसके अंदर हम oogenesis की बात करेंगे। यानी कि आज पूरी की पूरी मेन प्रोसेस, किस तरीके से प्राइमोर्डियल जर्म सेल से कहानी शुरू होती है और खत्म होती है कहाँ पर बच्चा, आपके ओवम पर। किस तरीके से जो है आपकी पूरी पूरी प्रोसेस होती है वो सब हम जानने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लेक्चर 6 देख के आए होंगे, जिसके अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलिकल बताया था। oogenesis आप जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इस इन द ओवेरीज इज कॉल्ड oogenesis। ठीक, स्टार्ट कब होती है बेटा, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही शुरू हो जाती है। क्या सर कभी ये रुकती है? हाँ बेटा रुकती है। लगभग जो आपकी महिलाएं 50 ईयर्स के अराउंड एज उनकी हो जाती है, वहां पर ये जो है स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने को कहते हैं मीनोपॉज। क्या सब में ही 50 ईयर्स पर होगी? नहीं बेटा, एक अप्रोक्सीमेट एज है ये। ठीक, किसी में हो सकता है 50 के बाद भी कंटिन्यू हो, किसी में हो सकता है कि भैया 45 पे ही रुक जाए, बट इसके अराउंड जो है आपकी रुक जाती है। और जब भी रुकती है उस इवेंट को आप कहते हो बेटा मीनोपॉज। ठीक, बढ़िया। फिर मैंने आपको याद होगा लास्ट के लेक्चर में जो है बेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलिकल के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि आप क्या देखते हो, आपको पता है कहानी जो है, एक होता है बेटा ऊसाइट, एक होता है फॉलिकल। तो होता क्या है, जो ऊसाइट होता है बेटा वो फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है। सर ये कहानी कैसे बनी फॉलिकल ऊसाइट वाली, सुन ध्यान से। आपकी होती है बेटा पीजीसी, प्राइमोडियल जर्म सेल। अब ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ओवेरी में प्रेजेंट है। तो होता क्या है, ये करती हैं रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, जिससे बनती है बेटा आपकी क्या, ऊगोनिया। ठीक, ऊगोनिया प्लूरल शब्द है बेटा। अगर एक सेल की बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे ऊगोनियम। तो कोई ऊगोनियम डिसाइड करती है यार मैं अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करूंगी, यानी कि ग्रोथ फेज में जाऊंगी। जैसे ही वो ग्रोथ फेज में जाती है तो बेटा वो कहलाने लगती है आपकी प्राइमरी ऊसाइट। और जैसे ही प्राइमरी ऊसाइट बनती है तो आपको पता है जो आपका स्पेस होता है बेटा ओवेरी के अंदर का, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो कुछ जो सेल्स होती है बेटा स्ट्रोमा की, वो क्या करती हैं, वो जो है थोड़ी फ्लैट हो जाती हैं और इस प्राइमरी ऊसाइट को चारों तरफ से घेर लेती हैं। ठीक, अब जो बनता है बेटा स्ट्रक्चर वो कहलाता है क्या, प्राइमोडियल फॉलिकल। यानी कि प्राइमोडियल फॉलिकल क्या है, एक्चुअली में डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल है, उसी को कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। तो प्राइमोडियल फॉलिकल में आपको क्या देखने को मिलता है कि भैया कुछ फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स ने क्या करा है बेटा, प्राइमरी ऊसाइट को चारों तरफ से घेर के इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लिया है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है, प्राइमरी ऊसाइट। अब होता क्या है, इसके बाद क्या होता है बच्चा, ये जितना भी कहानी हो रही है अभी बेटा एम्ब्रियोनिक लाइफ ही चल रही है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका बेटा, लास्ट क्लास का रिवीजन करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं, क्योंकि जरूरी है आगे कनेक्ट कर पाए जिससे तू। इसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो आपकी फ्लैट सेल्स थी ये हो जाती है बेटा कॉलमनार, ये हो जाती है बेटा कॉलमनार, इनकी शेप में होता है चेंज। और फिर यही कहलाने लगती है आपकी क्या बेटा, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में एक्चुअली में क्या है, आप देखते हो कि जो फ्लैट सेल्स थी बेटा वो कॉलमनार बन गई और वो कहलाने लगी बेटा ग्रेन्युलोसा सेल। तो उसकी एक लेयर आपकी प्रेजेंट होती है किसकी, ग्रेन्युलोसा सेल की, और अंदर कौन प्रेजेंट है, आपका प्राइमरी ऊसाइट। अब होता क्या है, प्राइमरी ऊसाइट तक कहानी रहती है कब तक, जब तक एक फीमेल की बर्थ हो जाए, उसके बाद उसकी प्यूबर्टी आ जाए, यानी कि 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज। जैसे ही प्यूबर्टी आती है बेटा जो है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से जीएनआरएच निकलने लगते हैं। तो सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाता है, वहां से गोनेडोट्रोफिन्स निकलवाता है, जैसे कि एफएसएच आता है। प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में क्या करता है बेटा, कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट होती है, जो सिंगल लेयर थी आपकी किसकी, ग्रेन्युलोसा सेल की, वो हो जाती है आपकी मल्टी लेयर। और इसके अलावा इस मल्टी लेयर के अराउंड एक और लेयर, नई लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको कहते हैं थीका। और अभी भी जो ऊसाइट इसके अंदर प्रेजेंट है वो कहलाता है आपका प्राइमरी ऊसाइट। जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बनता है बेटा, इसके बाद फिर एफएसएच भैया आते हैं, सेकेंडरी से बनाते हैं टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है आपका, ये जो थीका लेयर थी बेटा, डिफरेंशिएट करके क्या करती है, एक और लेयर बना लेती है, यानी कि डिफरेंशिएट करके दो लेयर में बन जाती है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। बाहर वाली थीका इंटरना एक्सटर्ना और अंदर वाली बेटा थीका इंटरना कहलाती है। और इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, जहां पर ग्रेन्युलोसा की लेयर थी बेटा, मल्टी लेयर थी ग्रेन्युलोसा की, वहां पर एक कैविटी फॉर्म हो जाती है, एक जो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसको कहते हैं एंट्रम, जो कि डेवलप करना शुरू ही करती है। ठीक, और जब मैं इसकी बात करता हूं बेटा, ऊसाइट कौन सा प्रेजेंट होता है टर्शरी फॉलिकल में, तो जो अर्ली टर्शियल फॉलिकल होता है बेटा, अर्ली स्टेज होती है टर्शरी फॉलिकल की, वहां पर तो प्राइमरी ऊसाइट होता है, बट लेट स्टेजेस में क्या होता है बेटा, वहां पर सेकेंडरी ऊसाइट आपका
देखा जाता है किसमें, लेट स्टेज ऑफ टर्शरी फॉलिकल। अब इसके बाद क्या होगा भैया, एफएसएच भैया फिर आएंगे और क्या करेंगे, टर्शरी फॉलिकल को बिल्कुल मैच्योर्ड फॉलिकल बना देंगे, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल में क्या है बेटा, अभी भी थीका एक्सटर्ना प्रेजेंट है, थीका इंटरना प्रेजेंट है, ठीक है। पर कितना है, अभी भी बेटा क्या है आपकी ग्रेन्युलोसा सेल प्रेजेंट है, बट अब जो आपकी कैविटी थी फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, वो जो है फुल्ली डेवलप्ड हो चुकी है। क्या हो चुकी है बेटा, फुल्ली डेवलप्ड हो चुकी है। और क्या चेंजेस होता है, एक चेंज बेटा ये होता है जो आपको यहाँ पर सेकेंडरी oocyte दिखता है। याद है ना बेटा, लेट स्टेज ऑफ टर्शियरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte बन गया था। तो सेकेंडरी oocyte के बाहर जो है बेटा एक और लेयर आ जाती है, एक ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन जो है बेटा बना दी जाती है। किसने बनाई, सेकेंडरी oocyte ने खुद ने बनाई, जिसको आप कहते हो बेटा जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हो आप उसको, उसको आप कहते हो बच्चों जोना पेल्यूसिडा। और उस जोना पेल्यूसिडा को भी घेरे हुए होती है कौन बेटा, आपकी ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक। इसके बाद क्या होता है बेटा, आपका एलएच आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका काम होता है ओव्यूलेशन कराना। यानी कि फॉलिकल से कहना, हे फॉलिकल अब समय आ गया है कि तुम हमारे जो oocyte को तुमने अंदर जो अपने अंदर दबा के रखा हुआ है oocyte को, उसको तुम बाहर निकाल दो। इसी को आप कहते हो बेटा ओव्यूलेशन, इसी को आप कहते हो ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन होता है तो इससे क्या होता है बेटा, सेकेंडरी oocyte निकल जाता है और जो बच जाता है आपका बचा खुचा फॉलिकल वो कहलाता है बेटा कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करती है आपकी एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बट एक समय के बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हो जाता है कम। जैसे ही लेवल होने लगता है कम तो अब बेटा ये स्ट्रक्चर क्या होता है, डीजनरेट होने लगता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एक बाइट बॉडी में, जिसको आप कहते हो कॉर्पस एल्विकन्स, ठीक बिल्कुल। अब जो बेटा सेकेंडरी oocyte तेरा आया था तो इसके बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट थे, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, यानी कि शुगर और प्रोटीन से बनी हुई एक लेयर, यानी कि मॉडिफाइड शुगर की लेयर, जिसको आप कहते हो बेटा क्या, जिसको आप कहते हो ग्लाइको जोना पेल्यूसिडा, वो प्रेजेंट है। इसके बाहर जो आपको याद होगा कि कुछ ग्रेन्युलोसा की सेल्स प्रेजेंट थी जिन्होंने इसको घेर रखा था जोना पेल्यूसिडा को, तो बेटा वो सेल्स भी इसके साथ बाहर आती हैं और उन सेल्स को अब हम कहते हैं बेटा आपका क्या, कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। यही स्ट्रक्चर होता है बेटा आपका सेकेंडरी oocyte का, ठीक। अब ये बनता कैसे है आपका ओवम, ये कहानी जो है आपको आज पता लग जाएगी। बताओ क्या बेहतरीन तरीके से मैंने रिवाइज करा दिया आपको, मजा आया आपको, बढ़िया। अब देख आगे, आज के जो बच्चे आपको अगर नोट्स चाहिए, अगर आप जो है आपके पास इतना समय नहीं है कि आप नोट्स जो है बना सकें, आपको अगर प्रिंट आउट निकलवाना है तो वो आपको मिल जाएंगे हमारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर। क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो है बेटा लिंक भी मिल जाएगी। अगर आपको स्कैन नहीं करना है तो डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइए और आज के लेक्चर की आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने लेक्चर मैंने अभी तक यूट्यूब पर लिए हैं उन सब की पीडीएफ भी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। अब जरा आगे देखिए, आइए आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। देखो मैंने रिवाइज आपको करा दिया है, अब जो है आज का लेक्चर अब शुरू करा जाए। अब देखो, अब देखो मैंने आपको जो है बेटा स्ट्रक्चर्स बता दिए फॉलिकल के। फॉलिकल कैसे दिखते हैं ये नॉलेज अब आपको हो चुकी है, तो दैट मीन्स मुझे फॉलिकल से रिलेटेड अब कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। बस मुझे ये बताना है कि कब किस स्थिति में कौन अरेस्ट हो रहा है, कब वो स्टेज कंप्लीट हो रही है, क्या हो रहा है। तो याद है कहानी मैंने कहाँ से बताई थी, मैंने बताई थी कि भैया कहानी शुरुआत होती है कहाँ से, एम्ब्रियोनिक लाइफ से। कहानी की शुरुआत होती है बेटा एम्ब्रियोनिक लाइफ से। पहले तो आप डालो हेडिंग, हेडिंग आप डालोगे बच्चा oogenesis, हेडिंग आपकी होगी oogenesis। वैसे तो आपने हेडिंग डाल रखी होगी बेटा, वहीं से कंटिन्यू करना है, बट मैं फिर से यहाँ पर डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जिस स्टेज की बात कर रहा हूँ बच्चों, वो है, वो कौन सी स्टेज है, जिस स्टेज की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है बच्चा आपकी, वो आ जाती है आपकी, एक मिनट कलर येलो ले लेते हैं। आओ देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेटा एम्ब्रियोनिक लाइफ की, कि आखिर एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या क्या होने वाला है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपका क्या क्या होने वाला है, देखो ये एरो मैंने इस तरीके से खींच लिया। अब मैं बात करने वाला हूँ बेटा एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होने वाला है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो है आपकी बेटा टाइमलाइन चलेगी, जिससे आपको पता रहेगा कि भैया ये जो इवेंट हुआ है ये टाइमलाइन कौन सी है। तो मैं बात कर रहा हूँ बेटा एम्ब्रियोनिक लाइफ की, यानी कि जब आपकी जो फीमेल है बेटा वो एक्चुअली में एक एम्ब्रियो थी, तो उस समय क्या हुआ था, ठीक है। ये आखिर प्रोसेस शुरू कैसे हुई थी, एम्ब्रियोनिक लाइफ। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, तो मैंने आपको बताई थी बेटा कुछ सेल्स होती हैं जिनको कहते हैं जर्म सेल। दो तरह की सेल होती है बेटा, एक होती है सोमेटिक सेल, एक होती है जर्म सेल। सोमेटिक सेल होती हैं आपकी शरीर की नॉर्मल सेल्स, ठीक है।
जैसे कि बेटा मेरी स्किन सेल हो गई, ये क्या है, एक सोमेटिक सेल है, इसका कोई फंक्शन नहीं है अगली जनरेशन बनाने का। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनका फंक्शन होता है कि यार हमें अगली जनरेशन को बनाना है, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन करना है। उन्हीं सेल्स को कहते हैं बेटा आपका क्या, जर्म सेल। जैसे कि मेल जर्म सेल थी जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते थे, बिल्कुल सर, अच्छे से हमें याद है। तो सेम वे में बेटा फीमेल में क्या होता है, आपकी होती है प्राइमोडियल जर्म सेल। फीमेल में होती है बेटा आपकी पीजीसी, दैट इज प्राइमोडियल जर्म सेल। आपकी होती है फीमेल में बेटा प्राइमोडियल जर्म सेल। अब ये जो आपको प्राइमोडियल जर्म सेल दिख रही है बेटा, ये फीमेल के अंदर है, ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर। प्लॉइडी क्या है सर, 2n होती है प्लॉइडी, यानी कि प्लॉइडी है डिप्लॉइड। तो बेटा क्या ये सेल भी डिप्लॉइड होगी, हाँ सर ये सेल भी आपकी बिल्कुल डिप्लॉइड होगी। तो देख, क्या मैं इसको 2n लिख सकता हूँ, और 2n का मतलब मेरा क्या है बेटा, इसके अंदर कितने क्रोमोजोम है सर, 46। अच्छा, मुझे पता है कि सर जो कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, 44 आपके नॉर्मल क्रोमोजोम है, जो 2 क्रोमोजोम है वो आपके सेक्स क्रोमोजोम है। हाँ सर, जो सेक्स डिसाइड करते हैं, यानी कि जेंडर आपका मेल है या फीमेल है। अब ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट है, तो बेटा क्या होगा यहाँ, 44 प्लस एक्स वाई होगा, 44 प्लस एक्स एक्स होगा। तो सर यहाँ पर होगा 44 प्लस एक्स एक्स। तो क्या बेटा मैं 44 प्लस एक्स एक्स लिख सकता हूँ, 46 को इस तरीके से लिख सकता हूँ तोड़ के, हाँ। इससे क्या है, मुझे जेंडर पता लग गया कि भैया ये जो है फीमेल की बात चल रही है। आपको पता है यूजेनेसिस फीमेल में ही होती है, बट मैंने फिर भी आपको बताया। अब ये जो आपको दिख रही है बेटा, ये एक्चुअली में क्या है, इसको मैंने पीजीसी कहा है, इसको मैंने क्या कहा है, इसको मैंने कहा है बेटा पीजीसी, प्राइमोडियल जर्म सेल। अब ये जो पीजीसी आपको दिख रही है बच्चा, ये जो पीजीसी आपको दिख रही है, ये क्या करती है, ये जो पीजीसी आपको दिख रही है बच्चा, देख जरा ध्यान से, ये क्या करती है, ये जाती है बेटा तेरा रिपीटेटेड माइटोटिक डिवीजन में। याद कर, ये कहानी मैं तुझे अभी अभी भी बता रहा था, लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। ये जाती है मेरे बच्चे रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन में। ये क्या करेगी, ये करेगी आपका रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। ये जो पीजीसी है बच्चा, ये करती है रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, यानी कि कई सेवरल जनरेशंस तक क्या कर रही है, ये डिवीजन कर रही है, अपने नंबर को इंक्रीज कर रही है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। अब इससे जो सेल बनती है बेटा, इससे जो सेल बनती है, क्या उसकी प्लॉइडी में कोई चेंज आएगा, नहीं सर, माइटोटिस हो रहा है तो प्लॉइडी में तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा बेटा, बस फर्क इतना इसका नाम बदल जाता है। अब ये कहलाने लगती है ऊगोनिया। अब ये कहलाने लगती है बेटा ऊगोनिया। अब ये कहलाने लगती है ऊगोनिया। मैं फिर आपको बता देता हूँ, ऊगोनिया एक प्लूरल टर्म है, ऊगोनियम सिंगुलर है, यानी कि कई सारी सेल्स होंगी, तो मैंने सबका नाम मिला के लिख दिया ऊगोनिया। तो बेटा ये क्या कहला रही है यहाँ पर, ये कहला रही है आपकी ऊगोनिया, ये कहला रही है आपकी ऊगोनिया। तो आपको पीजीसी पता है, पीजीसी क्या है, और पीजीसी से ऊगोनिया की कहानी क्या होती है, कैसे बनती है, ये भी आज आपको पता लग गया। बढ़िया, इस पता तो पहले भी था आपको, बस मैंने लिखवा दिया। अब बेटा ये जो आपको ऊगोनिया दिख रही है, दैट इज 2n। बेटा क्या यहाँ मैं फिर से लिख दूं, 44 प्लस एक्स एक्स, यही है इसकी प्लॉइडी, हाँ सर यही है 44 प्लस एक्स एक्स। अब बेटा मैं जब इसके नंबर की बात करता हूं, तो लगभग ये जो बेटा आपको ऊगोनिया दिखती है, जब मैं कोई भी आपका जो बेटा फीमेल होती है, जब वो बेटा आपकी जो है क्या है, माँ के अंदर है, तो लगभग बेटा जब मैं 5th मंथ जो प्रेगनेंसी का होता है उसके अराउंड जब ऊगोनिया का नंबर आपका निकाला जाता है ना, तो वो लगभग 7 मिलियन निकलता है। कितना निकलता है, 7 मिलियन, अराउंड 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जब बेटा कोई भी जो है आपकी महिला प्रेग्नेंट होती है और जो उसका होने वाला बच्चा है वो भी फीमेल है, दैट मीन्स उसके अंदर oogenesis शुरू हो चुकी है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही। हाँ सर, लगभग 5th मंथ जब हो जाते हैं बेटा उसको आपके यूटेरस के अंदर, जब उसको देखा जाता है तो पता है उसके अंदर कितने जो है आपके निकलते हैं, ऊगोनिया का जो काउंट होता है लगभग होता है बेटा 7 मिलियन। कितना होता है बेटा, 7 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख आते हैं, दैट मीन्स 70 लाख जो है आपके क्या होते हैं, ऊगोनिया होते हैं। एनसीईआरटी ने सर नंबर बताया है, एनसीईआरटी ने नंबर नहीं बताया। एनसीईआरटी लिखती है कपल ऑफ मिलियन इन नंबर, और यही शब्द मैं भी यूज करूंगा यहाँ पर, मैं भी आपको जो है बेटा कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बेटा आपका क्या, कपल ऑफ मिलियन इन नंबर, कपल ऑफ मिलियन इन नंबर, कपल ऑफ मिलियंस इन नंबर, कपल ऑफ मिलियंस इन नंबर। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ सर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब ये जो ऊगोनिया है बेटा, ये क्या करती है, ये जो है ग्रोथ करती है, ग्रोथ फेज के अंदर जाती है सर। ये किसके अंदर जाएंगी बेटा, ये जाएंगी तेरी ग्रोथ फेज के अंदर। ये जाती हैं तेरी बेटा किसके अंदर, ग्रोथ फेज के अंदर, ये जाती हैं तेरी ग्रोथ फेज के अंदर। और ग्रोथ करके क्या होगा बेटा, थोड़ा सा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अपना इंक्रीज कर लेंगी। देख थोड़ा बड़ा साइज बना देता हूँ, बना दिया बड़ा साइज।
क्या इसकी प्लॉइडी चेंज होगी? नहीं सर, प्लॉइडी क्यों चेंज होगी? अभी भी सर 44 प्लस XX यही इसकी प्लॉइडी आपकी रहेगी। अब ये जो आपको दिख रही है बेटा, जैसे ही ऊगोनिया ग्रोथ करती है तो यही कहलाने लगती है तेरी क्या, प्राइमरी ऊसाइट। यही कहलाने लगती है तेरी बेटा प्राइमरी ऊसाइट। यही कहलाने लगती है तेरी बच्चा क्या, प्राइमरी ऊसाइट। यही कहलाने लगती है बेटा तेरी प्राइमरी ऊसाइट। देख 1 डिग्री स्लैश प्राइमरी दोनों शब्द लिख दे रहा हूं, तू कैसे भी डिनोट कर सकता है। यही कहलाने लगती है तेरी बेटा प्राइमरी ऊसाइट। अब तुझे पता लग गया प्राइमरी ऊसाइट कहां से आई? सर पता लग गया प्राइमरी ऊसाइट कहां से आई। अब ये जो तुझे बेटा प्राइमरी ऊसाइट दिख रही है ये किसके अंदर एक्चुअली में प्रेजेंट है? तो ये जो तुझे प्राइमरी ऊसाइट दिख रही है बेटा, ये तेरी एक्चुअली में, अब इसको कौन सराउंड कर लेता है बच्चा? आपको पता है जो प्राइमरी ऊसाइट आपको दिख रही है प्राइमरी फॉलिकल में आपको देखने को मिलती है। तो क्या मैं लिख दूं इन प्राइमरी फॉलिकल? हाँ सर, प्राइमरी ऊसाइट इन प्राइमरी फॉलिकल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं बेटा क्या, इन प्राइमरी फॉलिकल। इन प्राइमरी फॉलिकल। इन प्राइमरी फॉलिकल। बता अब क्या तुझे, अब जो है बेटा यही मेरा पढ़ाने का तरीका है, तुझे पता लगेगा किस स्ट्रक्चर में किस समय पर क्या हुआ, कौन से फॉलिकल के अंदर कौन सा ऊसाइट प्रेजेंट था जिसके अंदर ये कहानी हुई। अब बता, तुझे पता लग गया क्या हो रहा है, किस कहानी किस समय पर? ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा? अब बेटा ये जो तुझे प्राइमरी ऊसाइट दिख रही है, पता है ये क्या करेगी? ये जो है बेटा तेरा मियोसिस स्टार्ट कर देगी। क्या स्टार्ट कर देगी? ये स्टार्ट कर देगी बेटा तेरा मियोसिस। ये स्टार्ट करेगी तेरा मियोसिस। और जिसने मियोसिस पढ़ा है उसको पता है मियोसिस 1 पहले होता है, देन एक छोटा सा गैप फेज आता है जिसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं, देन मियोसिस 2 होता है। और जो मियोसिस 1 होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रोफेज 1 होता है। प्रोफेज 1 की अलग अलग स्टेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। उसके बाद आता है बच्चा क्या, मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, समझ रहे हो? फिर आता है टीलोफेज 1, तब जाके जो है बेटा फिर इंटर आपका क्या होगा, साइटोकाइनेसिस हो गया। फिर होता है बेटा इंटरकाइनेसिस, देन मियोसिस 2 के अंदर सेल आपकी एंटर करती है। तो जैसे ही ये मियोसिस 1 स्टार्ट करती है, पता है स्टार्ट तो ये कर देती है, बट ये जैसे ही बेटा आपका प्रोफेज 1 स्टार्ट होता है तो प्रोफेज 1 की सब स्टेजेस हैं, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। जैसे ही बेटा ये लेप्टोटीन को क्रॉस करेगी, ठीक है, पैकाइटीन को करेगी, लेप्टोटीन जाइगोटीन को करेगी, पैकाइटीन को करेगी, जैसे ही बेटा डिप्लोटीन पर आती है ये रुक जाती है। जैसे ही ये डिप्लोटीन पे आती है बेटा रुक जाती है। तो मैंने तुझे क्या बताया, ये जो प्राइमरी ऊसाइट जो तुझे दिख रही है जो प्राइमरी फॉलिकल में है, ये मियोसिस 1 स्टार्ट करती है, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में आती है। प्रोफेज 1 में जैसे ही ये डिप्लोटीन स्टेज पर आती है बेटा, वहीं पर क्या होती है, ये जो है आपकी रुक जाती है। ये जो है आपकी क्या होती है, रुक जाती है। तो आप यहाँ पर ये वाली बात लिखोगे। अभी भी बेटा एम्ब्रियोनिक लाइफ ही चल रही है, यानी कि अभी भी जो है फीमेल जो बेबी है बेटा उसका बर्थ अभी हुआ नहीं है, वो अभी भी जो है मदर के यूटेरस में ही है। तो आप यहाँ पर एरो बनाओगे और लिखोगे बेटा क्या, आप यहाँ पर बनाओगे एरो और लिखोगे इसके बाद क्या लिखोगे बेटा, मियोसिस 1 जो है आपकी क्या हो गई, यहाँ पर स्टार्ट हो गई। मियोसिस 1 आप लिखोगे, मियोसिस 1 स्टार्ट हो गई, बट वो रुक भी जाती है। और रुकने को कहते हैं बेटा अरेस्ट होना। बट अरेस्ट इन बट अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 की कौन सी स्टेज बेटा, डिप्लोटीन स्टेज। प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज की बात यहाँ पर हो रही है। प्रोफेज 1 की बेटा डिप्लोटीन स्टेज की बात यहाँ पर हो रही है। डिप्लोटीन क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ही रुक गई। रुकने के बाद बेटा क्या कहलाएगी, क्या अभी भी बेटा जो है आपकी क्या कहलाएगी, क्या अभी भी तो प्राइमरी ऊसाइट कहलाएगी, क्योंकि प्रोसेस तो पूरी नहीं हुई। तो बेटा जो यहाँ पर आपको दिखती है बेटा, क्या दिख रहा है अब आपको, यहाँ पर आपको अभी भी क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको अभी भी बेटा 2n, ठीक है, वही आपको दिख रही है। यानी कि आपको अभी भी क्या दिख रही है, आपको यहाँ पर दिख रही है बेटा, आप लिखोगे अरेस्टेड। आप इसके लिए लिखोगे ये जो यहाँ पर स्टेज आपको दिख रही है, वो क्या दिख रही है, आपको दिख रही है बेटा अरेस्टेड प्राइमरी ऊसाइट। और फॉलिकल कौन सा है, इन प्राइमरी फॉलिकल। इन प्राइमरी फॉलिकल। इन प्राइमरी फॉलिकल। बताओ, इन प्राइमरी फॉलिकल। इन एरोस को हटा देते हैं यार, अजीब सा लग रहा है। इन प्राइमरी फॉलिकल। बताओ क्या आपको यही दिखेगी? हाँ सर, यही देखने को मिलेगी। अब देखो आगे। अब इसके बाद क्या होगा बच्चा, आपका लगभग जो 9 मंथ का समय होता है पार्चुरेशन वो हो जाएगा, सॉरी पार्चुरेशन नहीं, जेस्टेशन।
वो हो जाएगा कंप्लीट। और नेक्स्ट स्टेज आएगी आपकी बेटा बर्थ की, जिसको कहते हैं पार्चुरेशन। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये सारी कहानी आपकी हुई। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा बेटा बर्थ। अब इसके बाद होगा बेटा बर्थ। अभी नोट नहीं करना है, मैं नोट करने का समय दूंगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कहानी। हुआ क्या बेटा, अभी हम एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात कर रहे हैं। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है, एक प्राइमोडियल जर्म सेल होती है 44 प्लस एक्स एक्स, यानी कि 2n है बेटा, डिप्लॉयड है। उसके अंदर होते हैं रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, जिससे बनती है बेटा ऊगोनिया। और लगभग जब 5 महीने हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, तो बेटा जो ये जो ऊगोनिया का नंबर होता है ना, आपको लगभग 7 मिलियन देखने को मिलता है, ठीक है। एनसीईआरटी नंबर नहीं बताया, एनसीईआरटी लिख देती है कपल ऑफ मिलियंस इन नंबर, तो हमने भी वही सेम बात लिख दी, जिससे कि आपको नंबर की हेडेक ना लेनी पड़े। नंबर जहां पर एनसीईआरटी ने बताया है वहां पर मैं मेंशन करूंगा पक्का। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो ऊगोनिया है वो ग्रोथ शो करती है, ग्रोथ फेज में जाती है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करती है, तब ये बनती है बेटा प्राइमरी ऊसाइट। और इस समय जो फॉलिकल यहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, वो होता है प्राइमरी फॉलिकल। फिर इसके बाद ये मियोसिस वन स्टार्ट करती है। मियोसिस वन की बेटा आपकी प्रोफेज वन में आती है। प्रोफेज वन की सब स्टेजेस होती हैं, तो उसमें एक स्टेज होती है बेटा डिप्लोटीन। और जैसे ही ये डिप्लोटीन पर पहुंचती है बेटा, वहां पर ये अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है। और फिर ये जो है बेटा एज इट इज इसी स्थिति में रहती है जब तक बेटा आपकी बर्थ नहीं होती, ठीक है। बर्थ के बाद क्या होगा, प्यूबर्टी में क्या होगा, सब पता लगेगा आपको। ये हो गया बेटा, यहां तक कहानी हो गई। अब क्या होगा, अब होगा बेटा बर्थ। अब होगी बेटा आपकी बर्थ। अब होगी बेटा इसके बाद आपकी बर्थ। तो आप यहां पर लिखिए क्या, 1 मिनट यार, एक तो यहाँ पर जगह नहीं है। रुको, चलो यहीं पर लिखो। ये जो आपको दिख रही है ना बेटा, अब इसका होगा क्या, बर्थ। यहाँ पर होगी बेटा पार्चुरेशन। अब होगी बेटा यहाँ पर बर्थ। आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर होगा बेटा पार्चुरेशन, दैट इज बर्थ। और बर्थ के समय अगर मैं नंबर की बात करता हूं, तो बेटा ये जो प्राइमरी फॉलिकल होती है, नंबर में लगभग 1 to 2 मिलियन होती है। कितनी होती है, 1 to 2 मिलियन इन नंबर। तो आप नंबर भी यहाँ पर लिख लोगे, 1 to 2 मिलियन इन नंबर। 1 to 2 मिलियन इन नंबर। 1 to 2 मिलियन अराउंड बर्थ। तो बेटा बर्थ के समय लगभग जो है बेटा 1 to 2 मिलियन होती हैं। ये किसमें, आपके नंबर में। कौन, आपकी प्राइमरी फॉलिकल, जिसके अंदर प्राइमरी ऊसाइट आपकी क्या है बच्चा, प्रेजेंट है। बताओ क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक क्या होता है, चलो आओ ये जानते हैं हम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बाद में नोट करने का समय दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आप यहाँ पर बनाओगे बेटा एक टाइमलाइन। यहाँ पर बनाओगे आप एक टाइमलाइन। ये इस तरीके से आप बनाओगे एक टाइमलाइन। और ये टाइमलाइन कहाँ से कहाँ तक की है, ये टाइमलाइन है बेटा आपकी फ्रॉम बर्थ टिल प्यूबर्टी। भैया बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक की कहानी में क्या होता है, फ्रॉम बर्थ टिल प्यूबर्टी। फ्रॉम बर्थ टिल प्यूबर्टी। अब यहाँ पर क्या होगा, तो बेटा आपकी यहाँ पर कौन आई थी बर्थ के बाद, आपने देखा था। जैसे ही आपकी क्या होगी बेटा, बर्थ होगी, देख जरा ध्यान से। जैसे ही क्या होगा बेटा, आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया बेटा बर्थ। यहाँ पर मैं बर्थ लिख दूं, बिल्कुल सर लिख दो बर्थ। अब देख यहाँ पर लिख दिया मैंने बेटा बर्थ। जैसे ही तेरा बर्थ हुआ था, तो यहाँ पर कौन सी बेटा फॉलिकल थी, बर्थ के समय जो होती है बेटा प्राइमरी फॉलिकल होती है। उसके अंदर जो ऊसाइट है वो है प्राइमरी ऊसाइट, बट वो अरेस्टेड है। कौन सी स्टेज में, प्रोफेज वन की बेटा आपकी, किसमें, प्रोफेज वन की, वो जो है आपकी प्रोफेज वन की डिप्लोटीन जो है बेटा स्टेज के अंदर क्या है, वो अरेस्ट है। अब देख आगे, तो तू यहाँ पर लिखेगा बेटा 2n। और ये जो आपको दिखती है क्या है, आपको दिखती है बेटा यहाँ पर क्या दिखती है आपको, आपको दिखती है यहाँ पर बेटा अरेस्टेड प्राइमरी ऊसाइट इन प्राइमरी फॉलिकल। अब बेटा बर्थ से लेके जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, तब तक जो है ये इसी स्टेज में क्या होती है, अरेस्ट रहती है। देख रहे हो कितने साल जो है अरेस्ट रहती है। जन्म हुआ, जन्म से लेके लगभग 12 to 13 ईयर्स तक क्या रहेगी, ये अरेस्टेड रहेगी। तो ये क्या है बेटा, अरेस्टेड प्राइमरी ऊसाइट इन प्राइमरी फॉलिकल। अरेस्टेड प्राइमरी ऊसाइट इन प्राइमरी फॉलिकल किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ये प्रेजेंट है। अब होगा क्या, अब बेटा जैसे ही आपकी प्यूबर्टी आएगी, जैसे ही कौन आएगी, आपकी प्यूबर्टी जैसे ही आएगी बेटा, आपकी क्या प्यूबर्टी, देख ध्यान से। इसके बाद तू बनाएगा एक एरो। और इसके बाद क्या आएगा बेटा, इसके बाद आएगी तेरी प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी पे क्या होगा आखिर, ऐसा क्या होगा प्यूबर्टी पर, देख। तो एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी
अब जैसे ही बेटा प्यूबर्टी आती है, पता है क्या होता है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है सबसे पहले हम इसका नंबर देखते हैं। तो इसका नंबर जो है हमें पता है कितना देखने को मिलता है। अब हम ईच ओवेरी की बात करेंगे, अब तक हम इन टोटल बात कर रहे थे, तब ईच ओवेरी की बात करेंगे। तो ईच ओवेरी के अंदर लगभग बेटा 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही आपकी रह जाती हैं। यानी कि सर नंबर की शुरुआत हुई थी 7 मिलियन पर, जब फिर आपका जो है लगभग फिफ्थ जो है आपका मंथ था, तब थे 7 मिलियन नंबर में। जब बर्थ हुआ तो 1 to 2 मिलियन हो गए, ठीक है। और जैसे ही प्यूबर्टी तक पहुंचे तो आपका उसका नंबर घट के कितना रह गया, 60 to 80 के, लगभग 60,000 से 80,000 ही जो है बेटा ईच ओवेरी के अंदर नंबर रह जाता है। यानी कि इन टोटल आपका कितना हो गया, इन टोटल हो गया बेटा आपका 1,20,000 से लेके 1,60,000 तक जो है आपका इन टोटल जो है आपके रह जाते हैं। यानी कि सर नंबर लाखों से जो है गिर के लाख ही रह गया, समझ रहे हो। तो इतना नंबर जो है आपका क्या होता है बेटा, ये जनरेट हो जाती है, डीजनरेट कर जाती है ये। और इसी को आप कहते हो बेटा क्या, इसी को आप कहते हो बेटा फॉलिकुलर एट्रेसिया, इसी को आप कहते हो फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो आपको फॉलिकुलर एट्रेसिया भी देखने को मिलता है। अब देख जरा ध्यान से, तो एट प्यूबर्टी तुझे क्या देखने को मिलता है, 60 के से लगभग 80 के, यानी कि बेटा के मतलब 1000 को जो है डिनोट कर रहा है। प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन, प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवेरी, आर लेफ्ट इन ईच ओवेरी। और ये जो डीजनरेशन हुआ है ना बेटा, इसी को आप कहते हो फॉलिकुलर एट्रेसिया। इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो यहां पर आप लिख लोगे फॉलिकुलर एट्रेसिया, फॉलिकुलर एट्रेसिया आपको देखने को मिलता है, फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया का मतलब क्या है, फॉलिकुलर एट्रेसिया का मतलब है बेटा डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स। आप लिखोगे डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स। वैसे तो कोई आपसे टर्म नहीं पूछेगा फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या होता है, बट आप फिर भी लिख लो डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स आपको देखने को मिलता है, डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स। ये आपका हो गया, बढ़िया बेहतरीन। अब होगा क्या बेटा, अब देख जो है तेरी आ जाएगी प्यूबर्टी। अब आ जाएगी तेरी बेटा क्या, प्यूबर्टी। देख अब जो है इसके बाद जो टाइमलाइन आएगी बेटा, अब ये देख 2n आ गया, बिल्कुल सर, सेल आ गई। ये क्या है बेटा, ये है आपकी अरेस्टेड प्राइमरी ऊसाइड। ये है बेटा तेरी क्या, अरेस्टेड प्राइमरी ऊसाइट। ये है तेरी अरेस्टेड प्राइमरी ऊसाइट, अरेस्टेड प्राइमरी ऊसाइट इन प्राइमरी फॉलिकल, इन प्राइमरी फॉलिकल। अब होगा क्या, अब होगा बेटा, अब आ चुकी है तेरी प्यूबर्टी, अब आ चुकी है तेरी प्यूबर्टी। अब देख, अब जो तेरी यहां से लेके यहां तक टाइमलाइन चलेगी ना बेटा, अब ये जो यहां से लेके यहां तक तेरी टाइमलाइन चलेगी, ये तेरी जो टाइमलाइन तुझे यहां पर दिख रही है बच्चा, ये तेरी टाइमलाइन होगी अब कहाँ बेटा, प्यूबर्टी से लेके आपकी मीनोपॉज तक, फ्रॉम प्यूबर्टी टिल मीनोपॉज, फ्रॉम प्यूबर्टी टिल मीनोपॉज, फ्रॉम प्यूबर्टी टिल मीनोपॉज की कहानी अब यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी। बेहतरीन सर, समझ में आ रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से सर समझ में आ रहा है। अब देख, ये जो तेरी जो है अरेस्टेड प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी फॉलिकल में, इसने जो है लगभग बेटा प्यूबर्टी तक आ चुकी है, यानी कि 13 to 14 ईयर्स की एज पे ही आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या होता है सर, कुछ हाइपोथैलेमस जैसा होता है, कुछ सर वो GnRH बनाता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचने के बाद उससे क्या बनवाता है, FSH बनवाता है। क्या बनवाता है बेटा, FSH बनवाता है। तो देख होगा क्या, अब जो तू कहानी यहाँ पर लिखेगा, तू यहाँ पर लिखेगा बेटा क्या, देख तू यहाँ पर लिखेगा एट प्यूबर्टी क्या होगा, देख एट प्यूबर्टी पे क्या होता है बेटा, जो एंटीरियर तेरी पिट्यूटरी होती है, कहानी तुझे पता है बेटा किसने क्या बनाया, किस तरीके से रिलीज हुआ, वो कहानी मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो ये क्या करती है, ये सीक्रेट करती है, क्या सीक्रेट करती है, ये सीक्रेट करती है बेटा तेरा FSH। ये जो है तेरा क्या बनाएगी, ये बनाएगी तेरा बेटा FSH। ये बनाती है बेटा तेरा क्या, FSH। ये बनाती है तेरा FSH, ये बनाएगी बेटा तेरा क्या, FSH। देख
अब क्या होगा बेटा, जैसे ही तेरी प्यूबर्टी हुई बेटा, जीएनआरएच बना, मतलब हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच बनाया, वो गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और वहां से रिलीज कराया बेटा गोनेडोट्रोफिन, दैट इज एफएसएच। तो अब यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा बेटा तेरा एफएसएच, यहाँ पर आएगा बेटा तेरा कौन, एफएसएच, यहाँ पर आएगा तेरा बेटा एफएसएच। देख यहाँ पर जो तेरा हार्मोन आएगा वो आएगा एफएसएच, और जैसे ही यहाँ पर एफएसएच आएगा बेटा, एफएसएच का काम क्या होता है सर, वो प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल बना रहा था, तो अब प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। बट अब एक बात बता, क्या अभी भी तेरी प्राइमरी ऊसाइट अरेस्ट रहेगी? हाँ, तेरी अभी भी जो है प्राइमरी ऊसाइट बेटा अरेस्ट रहेगी, तेरी अभी भी प्राइमरी ऊसाइट अरेस्ट रहेगी। तो तू यहाँ पर क्या लिखेगा, अरेस्टेड प्राइमरी ऊसाइड, तू लिखेगा बेटा अरेस्टेड प्राइमरी ऊसाइट, अरेस्टेड प्राइमरी ऊसाइट इन सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये कौन सा फॉलिकल है तेरा, सेकेंडरी फॉलिकल तेरा यहाँ पर आ चुका है। अब कौन आ चुका है बेटा तेरा यहाँ पर, सेकेंडरी फॉलिकल आ चुका है। तो तुझे कहानी समझ में आई? सर जब आपका बर्थ भी नहीं हुआ था, फीमेल क्या थी बेटा, एम्ब्रियोनिक लाइफ चल रही थी, जेस्टेशन पीरियड चल रहा था, तब का प्राइमरी फॉलिकल बना है, तब का प्राइमरी oocyte उसके अंदर प्रेजेंट है। फिर उसकी बर्थ हुई, नंबर कम हुआ, हाँ सर नंबर कम हुआ, फिर जब प्यूबर्टी पे पहुंची और नंबर कम हुआ, बट उससे लेकर बेटा, यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेके प्यूबर्टी आने तक जो है बेटा, वो आपकी अभी भी अरेस्टेड पड़ी हुई है, अभी भी बेटा वो अरेस्टेड प्राइमरी फॉलिकल के अंदर पड़ी हुई है। कौन, प्राइमरी oocyte। देख रहा है जैसे ही प्यूबर्टी आती है बेटा, तेरा जो है हाइपोथैलेमस जीएनआरएच जो है रिलीज करता है, उसका लेवल बढ़ता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं, वो उससे रिलीज कराएंगे एफएसएच, तब जाके प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी। बट अभी भी प्राइमरी oocyte इसके अंदर क्या रहेगी बेटा, अरेस्ट रहेगी। अब क्या होगा बेटा, प्राइमरी जो है आपके सेकेंडरी फॉलिकल के साथ, अब बेटा फिर से एफएसएच भैया आएंगे, फिर से एफएसएच भैया आएंगे। देख जरा ध्यान से, यहाँ पर कौन आएगा बेटा, फिर से आएगा तेरा एफएसएच, फिर से यहाँ पर कौन आएगा बेटा तेरा, फिर से यहाँ पर आएंगे तेरे एफएसएच भैया। और ये एफएसएच भाई क्या करेगा, एफएसएच भाई जो है बेटा तेरा सेकेंडरी फॉलिकल को बना देगा टर्शरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल को बना देगा बेटा तेरा क्या, टर्शरी फॉलिकल। देख अब जो है यहाँ पर तुझे पता लगेगा क्या होगा आगे। तो यहाँ पर अभी जो तुझे दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है तुझे, तुझे दिखता है बेटा क्या, अरेस्टेड, तुझे दिख रहा है बेटा क्या, तुझे दिख रहा है बेटा अरेस्टेड प्राइमरी oocyte इन अर्ली, इन अर्ली टर्शरी फॉलिकल, इन अर्ली टर्शरी फॉलिकल, इन अर्ली टर्शरी फॉलिकल। तो क्या बेटा तुझे यहाँ तक की कहानी समझ में आई, हाँ या ना, मुझे इतना बता बेटा। जैसे ही तेरा सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, एफएसएच भैया आएंगे, उसको टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर देंगे, बट अर्ली स्टेज में अभी भी प्राइमरी oocyte तेरा अरेस्ट पड़ा हुआ है। अब क्या होगा बेटा, अब जो तेरा मियोसिस अब तक रुका पड़ा था, अब वो फाइनली कंप्लीट होने जाएगा, अब वो फाइनली क्या होगा बेटा, कंप्लीट होने जाएगा। बाद में नोट करने का समय दूंगा, अभी सिर्फ बेटा स्क्रीन पर फोकस कर, अभी सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर फोकस कर। देख कौन सी लाइफ चल रही है तेरी बेटा, अब तो तू आंख बंद करके लिख दे, यहाँ से यहाँ एरो बना दे, आंख बंद करके एरो बना दे। अब तो तेरी जो है बेटा एक ही लाइफ साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये देख, तो तू यहाँ पर क्या लिखेगा, तू लिखेगा बेटा फ्रॉम, तू लिखेगा बेटा फ्रॉम प्यूबर्टी टिल मीनोपॉज, फ्रॉम प्यूबर्टी टिल मीनोपॉज, टिल मीनोपॉज। और इसकी मुझे बना लेने दो बेटा कॉपी, इसकी मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मुझे अभी एक और स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने इसकी बना ली कॉपी। अब जरा ध्यान से देख, मैं लास्ट स्लाइड पर फिर लेके चलता हूँ। तुझे क्या दिख रहा है, एफएसएच भैया फिर से आए, सेकेंडरी से टर्शरी बनाया, बट अभी अर्ली स्टेज में है ये। अब देख होगा क्या, अब मैं यहाँ फिर से वो जो है वही स्टेज आपकी बनाता हूँ, यहाँ पर कौन सी बनाता हूँ बेटा, वही 2n। और क्या है ये, अरेस्टेड प्राइमरी oocyte, कौन सी स्टेज बना रहा हूँ बेटा, अरेस्टेड प्राइमरी oocyte इन, इन अर्ली टर्शरी फॉलिकल, इन अर्ली टर्शरी फॉलिकल। अब होगा क्या बेटा, जैसे ही अर्ली स्टेज में होता है ना बेटा, जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बनता है, तो जो तेरी मियोसिस वन इनकम्प्लीट पड़ी हुई थी, रुकी पड़ी थी, वो तेरी कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या होगा बेटा, तेरा मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगा और
सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं सर, जैसे ही मियोसिस वन कंप्लीट होता है एक सेल से दो सेल बनती है, एक सेल से दो सेल बनती है, बता हाँ या ना। बिल्कुल। और कैसा होता है मियोसिस वन? सर मियोसिस वन होता है रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि अगर किसी सेल की प्लॉइडी 2n थी तो जैसे ही मियोसिस वन कंप्लीट होगा तो दो जो सेल्स बनती हैं वो आपकी एन प्लॉइडी के साथ बनती है, यानी कि हैप्लॉइड बनती है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं हाफ। बता क्या यही सब होता है? हाँ सर यही सब होता है। तो देख अब क्या होगा, अब होगा तेरा बेटा मियोसिस वन कंप्लीट, अब होगा तेरा मियोसिस वन कंप्लीट, अब होगा तेरा मियोसिस वन कंप्लीट। देख जरा ध्यान से, अब होगा तेरा मियोसिस वन कंप्लीट, अब होगा तेरा मियोसिस वन कंप्लीट। तो तू यहां पर क्या लिखेगा बच्चा? तू यहां पर लिखेगा मियोसिस वन कंप्लीट, तू यहां पर लिखेगा मियोसिस वन कंप्लीट। तो यहां पर आप लिखोगे बच्चा मियोसिस वन कंप्लीट। तो मियोसिस वन किस में कंप्लीट हुआ? सर टर्शरी फॉलिकल में कंप्लीट हुआ। तो तू यहां पर लिखेगा बेटा मियोसिस वन कंप्लीट, मियोसिस वन कंप्लीट। अब जैसे ही बेटा कंप्लीट होगा एक सेल से दो सेल बनेगी, बता हाँ या ना। तो ये क्या करेगा? ये फॉर्म कर देगा दो सेल को, ये फॉर्म कर देगा बेटा दो सेल को, ये फॉर्म कर देगा बेटा दो सेल को, बता हाँ या ना। दो सेल बना देगा? हाँ सर बिल्कुल बना देगा। एक होगी एन प्लॉइडी के साथ, दूसरी भी होगी एन प्लॉइडी के साथ, बता हाँ या ना। और जो बेटा इनका जो बनेगा बेटा क्या है? 22+x होगा, बता हाँ या ना। 22+x, क्योंकि 44 प्लस एक्स एक्स था तो बेटा 22 क्रोमोजोम इधर, 22 क्रोमोजोम इधर, एक सेक्स क्रोमोजोम इधर, एक सेक्स क्रोमोजोम इधर। जब दोनों ही एक्स एक्स हैं तो बेटा कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, एक एक्स एक सेल में गया, दूसरा एक्स दूसरी सेल में गया। अब बेटा जब मैं इनको देखता हूं ना ध्यान से, पता है मुझे क्या देखने को मिलता है? मुझे देखने को मिलता है ये वाली जो सेल मुझे दिखती है बेटा, ये दिखती है लार्ज। एक सेल मुझे दिख रही है बेटा तेरी साइज में लार्ज, दूसरी सेल मुझे दिख रही है तेरी साइज में स्मॉल। जो तेरी मुझे साइज में दिखती है स्मॉल सेल, मैं उसको कहता हूं बेटा पोलर बॉडी। मैं उसको क्या कहता हूं? मैं उसको कहता हूं बेटा तेरी पोलर बॉडी। मैं उसको कहता हूं बच्चा तेरा क्या? पोलर बॉडी। मैं उसको कहता हूं बेटा तेरा पोलर बॉडी। मैं उसको कहता हूं तेरी पोलर बॉडी। मैं उसको कहता हूं बेटा तेरी क्या? पोलर बॉडी। ठीक सर, मैं इसको कहता हूं तेरी पोलर बॉडी। और ये जो पोलर बॉडी आपको दिखती है बेटा, आगे चल के इसके साथ क्या होता है? आगे चल के ये जो आपको दिख रही है बेटा पोलर बॉडी, देख जरा ध्यान से। अभी चल ये वाली बात अभी नहीं बताते हैं। तो तूने क्या देखा? मियोसिस वन जैसे ही कंप्लीट हुआ दो सेल फॉर्म हुई, एन और एन, ठीक है, प्लॉइडी एन है, हैप्लॉइड यानी कि 22+x। एक बड़ी सेल एक छोटी सेल। सर ऐसा कैसे हो सकता है? जब डिवीजन होता है तो दोनों सेल सेम साइज की बनती हैं। अगर सेल एक बड़ी बनी एक छोटी बनी है, दैट मीन्स जो डिवीजन हुआ है वो अनइक्वल हुआ है, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन सेम नहीं हुआ, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ है, या फिर आप कह सकते हो अनइक्वल डिवीजन हुआ है। तो हाँ बेटा जो मियोसिस वन कंप्लीट होती है वो किसके साथ कंप्लीट होती है? अनइक्वल डिवीजन के साथ। किसके साथ होती है बेटा? अनइक्वल डिवीजन के साथ। तो आप यहां पर लिख लोगे अनइक्वल डिवीजन। तो मियोसिस वन कंप्लीट तो हुआ बट अनइक्वल डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक बनी लार्ज सेल, दूसरी बनी स्मॉल सेल। जो स्मॉल सेल बनी साइज में बेटा, मैंने उसको कहा पोलर बॉडी, जो कि आगे चल के क्या होती है बेटा? आगे चल के डिजनरेट कर जाती है। इसका कोई भी उपयोग ह्यूमन बॉडी में है ही नहीं। ये क्या कर जाती है बेटा? ये कर जाती है आगे चल के डिजनरेट, ये कर जाती है आगे चल के डिजनरेट। ठीक सर। अब ये जो आपको दिखाया बेटा एन, यानी 22+x, अब ये जो है बेटा तेरी टर्शरी फॉलिकल तो यहाँ बन गया था, बट अब जो तेरी प्राइमरी ऊसाइट है वो फाइनली कन्वर्ट हो चुकी है तेरी सेकेंडरी ऊसाइट में। जो तुझे लार्ज सेल दिख रही है बेटा, जो मियोसिस वन के कंप्लीट होने से बनी है, अनइक्वल डिवीजन से बनी है, वो आपकी कहलाती है बेटा सेकेंडरी ऊसाइट। क्या कहलाती है? सेकेंडरी ऊसाइट। और किसके अंदर बनी है? ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर बनी है। तो तू यहाँ पर क्या लिखेगा? तू यहाँ पर लिखेगा ये जो आपको दिख रही है सर, ये एक्चुअल में क्या है? ये है सेकेंडरी ऊसाइट। ये है तेरी सेकेंडरी ऊसाइट। ये है बच्चा तेरी क्या? सेकेंडरी ऊसाइट। ये है तेरी सेकेंडरी ऊसाइट। और कौन से फॉलिकल में है? इन टर्शरी फॉलिकल। अब बता क्या आज तक पढ़ा है कहीं ऐसा कि तुझे साथ साथ पता चलते हुए चल रहा है कि भैया कौन से फॉलिकल के अंदर कौन सी स्टेज कब कंप्लीट हो रही है, क्या हो रहा है? बता हाँ या ना, हाँ या ना। बता क्या तेरे को समझ में आया बेटा? जो तेरी तूने देखा कि पहले बेटा जो है तेरी प्राइम अरेस्टेड प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी फॉलिकल में थी, जैसे ही प्यूबर्टी होती है एफएसएच आता है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच बनाया, वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया प्राइमरी फॉलिकल, बट अभी भी आपकी प्राइमरी ऊसाइट अरेस्टेड थी। इसके बाद बेटा क्या होता है?
फिर एफएसएच भैया आते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनाते हैं। बट अर्ली स्टेज में क्या होता है, अरेस्टेड प्राइमरी ऊसाइट ही रहता है। बट जैसे जैसे टर्शरी फॉलिकल आगे बढ़ता है बेटा, उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस वन कंप्लीट हो जाती है। और कैसा डिवीजन होता है, एक अनइक्वल डिवीजन होता है। दो सेल बनती है, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल। छोटी सेल को कहता हूँ पोलर बॉडी, जो आगे चल के डिजनरेट कर जाती है। बड़ी सेल को कहते हैं सेकेंडरी ऊसाइट। किसके अंदर है बेटा ये प्रेजेंट, अभी भी टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही प्रेजेंट है। पता हाँ या ना, क्या समझ में आ गया तेरे को? 22 प्लस एक्सेस की क्या है बेटा, तेरी प्लॉइडी तुझे दिख रही है। अब क्या होगा बेटा, फिर इसके ऊपर होगा बेटा, इसके ऊपर क्या होगा, फिर से एफएसएच एक्ट करेगा इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या होगा बेटा, एफएसएच फिर से आके एक्ट करेगा। इसके ऊपर एफएसएच आएगा और फिर से क्या करेगा बेटा, एक्ट करेगा। और जैसे ही आपका एफएसएच फिर से आएगा तो वो क्या करने वाला है बेटा, वो क्या करेगा, क्या बेटा जो तेरी टर्शरी फॉलिकल तुझे दिख रही है, क्या बेटा अब इसके बाद कौन सी फॉलिकल बनती है? सर मैच्योर फॉलिकल बनती है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी। तो टर्शरी फॉलिकल बन जाएगी तेरी ग्राफियन फॉलिकल। तो क्या मैं बेटा यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूंगा बेटा, देख जरा ध्यान से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेटा ये, अब ये क्या कहलाएगी, अब ये कहलाएगी सेकेंडरी ऊसाइट। बेटा एफएसएच ने इसके ऊपर एक्ट करा, ये कहलाएगी सेकेंडरी ऊसाइट इन ग्राफियन फॉलिकल। बेटा टर्शियरी फॉलिकल से क्या बनती है, ग्राफियन फॉलिकल बनती है। सेकेंडरी ऊसाइट इन ग्राफियन फॉलिकल। बता क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? अब देख आगे क्या होगा, अब देखियो तू आगे क्या होगा। यानी कि बेटा ग्राफियन फॉलिकल तेरा बन गया, उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट है। अब देख आगे, मैं फिर से यहाँ से ही कहानी कंटिन्यू करूंगा। ये मैंने बनाई बेटा तेरी एन, क्या है बेटा यहाँ पर तू क्या लिखेगा, तू यहाँ पर लिखेगा सेकेंडरी ऊसाइट है ये, जो कि प्रेजेंट है किसमें तेरे, सेकेंडरी ऊसाइट इन ग्राफियन फॉलिकल। अब बेटा क्या होगा, मियोसिस वन कंप्लीट हो गया बेटा, अब मियोसिस टू होगा। बिल्कुल सर मियोसिस टू होगा। तो बेटा ये जो सेकेंडरी ऊसाइट जो कि तेरी ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट है, ये मियोसिस टू में एंटर कर जाएगी। ये किस में एंटर कर जाएगी, ये तेरी एंटर कर जाएगी मियोसिस टू में। ये तेरी एंटर कर जाएगी बेटा किस में, मियोसिस टू में। ये तेरी एंटर करेगी बेटा किस में, मियोसिस टू में। देख ये तेरी एंटर करेगी किस में बेटा, मियोसिस टू में। तो तू यहां पर लिखेगा मियोसिस टू स्टार्ट, तू यहां पर लिखेगा बेटा मियोसिस टू स्टार्ट। बट जैसे मियोसिस वन स्टार्ट हुआ था और फिर वो रुक गया था, सेम वे में मियोसिस टू भी स्टार्ट होके क्या होगा बेटा, रुक जाएगा। तू आगे लिखेगा बट अरेस्टेड इन, अब ये कौन सी फेज में अरेस्ट होगा, तो बेटा मेटाफेज टू में अरेस्ट होगा। ये अरेस्ट हो जाता है बट अरेस्टेड इन मेटाफेज टू। ये अरेस्ट हो जाएगा बेटा किस स्टेज पर पहुंच के, मेटाफेज टू पर पहुंच के, मेटाफेज टू पर पहुंच के। बता क्या यहां तक की कहानी समझ में आई, हाँ या ना, मुझे इतना बताइयो, क्या कहानी समझ में आ रही है बेटा, आ रही है कहानी समझ में? बढ़िया। अब देख अरेस्ट हो चुका है, तो अब ये कौन सी स्टेज में अरेस्ट हो गया, यानी कि अब आ चुकी है तेरी अरेस्टेड सेकेंडरी ऊसाइड स्टेज आ चुकी है, जो कि ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट है। तो क्या ये वाली बात मैं लिख दूं यहाँ पर, हाँ सर लिख दो, हाँ सर लिख दो आप इसको, एरो को। एक बार जब बेटा मैं रिवाइज कराऊंगा ना सेकंड टाइम, इतना बेहतरीन समझ में आएगा, तू कहेगा मजा आ गया, आज तक ऐसा नहीं पढ़ा। तो अब तेरी कौन सी स्टेज होगी बेटा, तू लिखेगा अरेस्टेड सेकेंडरी ऊसाइट, अरेस्टेड सेकेंडरी ऊसाइट, अरेस्टेड सेकेंडरी ऊसाइट इन ग्राफियन फॉलिकल, इन ग्राफियन फॉलिकल। अब याद कर, तेरे गोनेडोट्रोफिन्स की जब मैं बात करता था तो सिर्फ एफएसएच की बात नहीं होती थी, तेरी बात होती थी बेटा एक और हार्मोन की, जिसको आप कहते हो एलएच, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भैया आएंगे, अब एलएच भैया आएंगे। अब क्या होगा, अब आएंगे बेटा आपके एलएच वाले भैया, अब आएंगे आपके एलएच वाले भैया, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा। और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है तो क्या होता है सर, होता क्या है, जो अरेस्टेड सेकेंडरी ऊसाइट है वो रिलीज हो जाएगा। अब तुझे पता लग गया, ओवम नहीं कहते इसको बेटा, ओवम कब बनता है अभी तुझे पता लगेगा। तो क्या होगा बेटा, अब तेरा जो है जैसे ही एलएच आएगा तो क्या होगा, तेरा रप्चर होगा, रप्चर होगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो तू यहाँ पर लिखेगा क्या होगा, यहाँ पर होगा बेटा जैसे ये एक्ट करेगा रप्चर हो जाएगा, क्या रप्चर हो जाएगा, रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। जैसे ही एलएच आएगा वो क्या करा देगा, रप्चर करा देगा, किसको, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को। तो रप्चर हो जाएगा कौन बेटा, आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और रप्चर होने से क्या होगा, रप्चर होने से बेटा कुछ नहीं होगा, रप्चर होने से जो है तेरा रिलीज हो जाएगा अरेस्टेड सेकेंडरी ऊसाइट। अभी मियोसिस टू कंप्लीट नहीं हुई, उस ऊसाइट के अंदर अरेस्टेड सेकेंडरी ऊसाइट तेरा रिलीज हो जाएगा।
इसके बाद क्या होगा तेरा बेटा, इसके बाद तेरा जो है बेटा जैसे ही जो है इसका रप्चर होगा ग्राफियन फॉलिकल का एलएच के आने से आपका रिलीज हो जाएगा। कौन रिलीज हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, रिलीज ऑफ अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte, अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte, अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा बेटा? रिलीज हो जाएगा। और कौन सी स्टेज में ये अरेस्ट है बेटा? मेटाफेज 2 में। क्या मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट में मेटाफेज 2? बिल्कुल सर, मेटाफेज 2। कहां से रिलीज हुआ बेटा? ओवेरी से हुआ है सर, फ्रॉम ओवेरी, फ्रॉम ओवेरी। बेटा ओवेरी के अंदर ही तो प्रेजेंट है तेरा कौन? ग्राफियन फॉलिकल। और बेटा इसी प्रोसेस को कहते हैं आपका क्या? इसी प्रोसेस को कहते हैं नोन एस, इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा ओव्यूलेशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा आपका क्या? ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा तेरा ओव्यूलेशन। क्या ओव्यूलेशन समझ में आ गया? समझ में तो तुझे कल आ गया होगा, कल भी मैंने बताया था, पता हाँ या ना? तो बेटा जो तेरा सेकेंडरी oocyte जो कि ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट है, मियोसिस 2 स्टार्ट तो कर देता है। अब इससे तुझे लोकेशन पता लग गई कि मियोसिस 2 आपका ग्राफियन फॉलिकल में स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर हुआ सेकेंडरी oocyte में हुआ, बिल्कुल। बट ये रुक गया कहां पर? मेटाफेज 2 में। और रुकी हुई स्टेज में ही क्या होता है? एलएच भैया आते हैं और इसका जो है रप्चर करा देते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का, जिससे क्या होता है? अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte जो कि मेटाफेज 2 में रुकी पड़ी है, वो जो है ओवेरी से रिलीज हो जाती है। इसी को आप कहते हो बेटा क्या? ओव्यूलेशन। अब होगा क्या? जैसे ही बेटा ये रिलीज होगी, आपके जो है इनफेंडिबुलम के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो क्या करेंगी बेटा? फिम्ब्रियाई वो उसको पकड़ लेंगी और पकड़ के कहां पर डाल देंगी? ओविडक्ट के अंदर डाल देंगी, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगी अब आपकी। इसके बाद क्या होगा? जो नेक्स्ट आपका होगा बेटा, आप इस तरीके से लिखोगे, नेक्स्ट जो स्टेप होगी बेटा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आपकी होगी बेटा क्या? जो अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte है बेटा, आप लिखोगे अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte रीच फेलोपियन ट्यूब, अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte रीच फेलोपियन ट्यूब, रीच फेलोपियन ट्यूब। अब बेटा फेलोपियन ट्यूब में आपको याद होगा एक रीजन होता है एम्प्यूला। अब ये वहां तक पहुंचेगा। अब वहां पर क्या होगा बेटा? या तो स्पर्म भैया आ गए होंगे या नहीं आए होंगे, या तो स्पर्म आ गए होंगे या नहीं आ गए होंगे, बताओ हाँ या ना? अगर स्पर्म आ गया तो चांसेस है कि वो उससे मिल गया हो, फर्टिलाइजेशन हो गया हो। दूसरा चांस है कि नहीं भी हुआ हो। तो बेसिकली हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं। अगर बेटा नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन होना ही नहीं है, अगर आ गया तो भी चांसेस हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है वहां पर। यानी कि इसके बाद हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी आती है। क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है? या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, बता हाँ या ना? अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, अगर नहीं होता है तो क्या होगा, जरा देख ध्यान से। अब तू यहां पर इस तरीके से एक एरो बना। मैं कह रहा हूं बेटा तूने आज तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा, तुझे मजा आने वाला है एकदम बेहतरीन तरीके से। एकदम बेटा खुलने वाला है तेरा दिमाग, देख। तो तू यहां पर क्या लिखेगा? इफ फर्टिलाइजेशन, इफ फर्टिलाइजेशन, इफ फर्टिलाइजेशन, अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर होता है तो आप लिखोगे बेटा यहाँ पर यस। तो यस के केस में क्या सिनेरियो होता है वो हम जानेंगे, ठीक है। और अगर नहीं होता है यानी कि नो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, पहले देख लेते हैं। अगर नहीं होता है, अगर बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो सेकेंडरी oocyte भैया है इसकी लाइफ होती है सिर्फ और सिर्फ एक दिन की। अगर नहीं होता है तो बेटा एक दिन के अंदर जो है ये भैया हो लेते हैं डिजनरेट। अगर जो है आपके, आप 1 से 2 दिन भी मान सकते हो, ठीक है, हम 2 दिन लिखते हैं, चलो हाँ। मैक्सिमम 2 दिन जो है बेटा इसकी लाइफ है, यानी कि 2 दिन बाद क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte आपका डिजनरेट कर जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे बेटा क्या? आप यहाँ पर लिखोगे देन, अगर नहीं होता है तो क्या होता है, देन आफ्टर 2 डेज। तो 2 दिन का, 2 दिन तक ये इंतजार करेगा। देन आफ्टर 2 डेज अरेस्टेड, देन आफ्टर 2 डेज अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte, देन आफ्टर 2 डेज अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte डीजनरेटेड, डीजनरेटेड। तो क्या होगा बेटा, ये जो 2 दिन तक इसने इंतजार करा उसके बाद क्या हुआ, जो अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte है बेटा ये क्या कर जाएगा, डिजनरेट कर जाएगा। अगर बेटा यहाँ पर क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने का मतलब क्या है बेटा, ये आपका आ गया अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte, और इससे आके कौन मिल गया, इससे इस तरीके से आके कौन मिल गया बेटा, आपका स्पर्म मिल गया। तो ये क्या है, ये है आपका स्पर्म, ठीक। और ये क्या है, ये है आपका सेकेंडरी oocyte, ये है आपका सेकेंडरी oocyte। दोनों की क्या हो गई बेटा, मीटिंग हो गई। इससे होता क्या है बेटा, पता है ये रुका क्यों था?
चलो छोड़ो, इसकी बात नहीं करते हैं। यहाँ पर बन जाता है बेटा एक्चुअली में एपीसी, एनाफेजिंग प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन जाता है। जैसे ही वो बनता है बेटा क्या होता है, आपका एक कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस और आपका मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है। तो आपको पता लगा मियोसिस 2 कब कंप्लीट हुआ, जब स्पर्म ओवम से आके मिला। देख रहे हो, जब स्पर्म जो है बेटा, गलत शब्द निकल गया देख मुंह से, तो हो गलत निकल गया बेटा। सेकेंडरी oocyte से जब आके ये मिलते हैं भैया, तब मियोसिस 2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। तब मियोसिस 2 बेटा यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। देख जरा ध्यान से, तब यहाँ पर क्या होता है बेटा, मियोसिस 2 कंप्लीट होती है। देख यहाँ पर क्या होगा बेटा, मियोसिस 2 होगी कंप्लीट। और तुझे पता है जैसे ही मियोसिस कंप्लीट होती है, एक से दो सेल बनती है मियोसिस 2 के कंप्लीट होने पर। एक से दो सेल बनती है। देख, एक से क्या होगा बेटा, तेरी दो सेल बनेंगी। एक से बनेंगी तेरी दो सेल, एक से बनेंगी तेरी दो सेल, एक से बनेंगी तेरी दो सेल। तो तू यहां पर लिखेगा मियोसिस 2 कंप्लीट, यानी कि जब स्पर्म उससे आके मिलेगा तभी मियोसिस सेकंड आपकी क्या होगी बेटा, कंप्लीट होगी। मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, यानी दो सेल बननी चाहिए। बिल्कुल सर, दो सेल बननी चाहिए। तो दो सेल कैसी बनेंगी, एक बनेगी बेटा तेरी एन, ठीक है, जिसकी प्लॉइडी होगी बेटा 22+x। प्लॉइडी थोड़ी बदलती है बेटा, इक्वेशनल डिवीजन होता है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है मियोसिस 2। दूसरी बनती है बेटा क्या आपकी, होता क्या है बेटा, यहाँ पर भी सेम वैसा ही होगा जैसे मियोसिस 1 में हुआ था, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल। यहाँ भी एक बड़ी सेल बनी, एक छोटी सेल बनी। जो बनती है बेटा दूसरी सेल, वो कैसी होती है, वो होती है छोटी सेल, वो भी एन होगी, 22+x होगी। बेटा ये जो बनती है ये भी छोटी होती है साइज में। तो ये जो होती है बेटा, इसको भी आप क्या कहते हो, देख जरा ध्यान से, इसको भी आप कहते हो बेटा पोलर बॉडी। इसको भी कहते हो आप बेटा क्या, पोलर बॉडी। इसको भी कहते हो पोलर बॉडी। अब बताओ क्या ये पोलर बॉडी दूसरी बनी है, हाँ सर दूसरी वाली बनी है। दैट मीन्स जो यहाँ पर बनी थी बेटा वो पहली पोलर बॉडी थी। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेटा फर्स्ट। अगर उस समय मैं यहाँ पर फर्स्ट शब्द यूज करता तो आपको समझ में नहीं आता, अब आपको समझ में आ गया। ऐसी एक और छोटी सेल बनती है, इसलिए बेटा जो पहले बनी थी उसको पहला नंबर दे दिया, जो दूसरी बनेगी उसको दूसरा नंबर दे देंगे। ये होगी बेटा सेकंड पोलर बॉडी। जैसा पहला पोलर बॉडी के साथ हुआ था, डिजनरेट कर गई थी, तो ये भी क्या करेगी बेटा तेरी, डिजनरेट कर जाएगी। ये भी तेरी क्या करेगी, डिजनरेट कर जाएगी। इसका कोई काम नहीं होता, ये भी तेरी क्या कर जाएगी, डिजनरेट कर जाएगी। जो तेरी दूसरी बनी है बेटा 22+x, जो तेरी क्या बनी है बेटा, दूसरी बनी है मियोसिस 2 के कंप्लीट होने पर। देख दो सेल बनी, एक बड़ी एक छोटी, यानी कि यहाँ भी जो डिवीजन हुआ है वो कैसा हुआ है, अनइक्वल हुआ है। तो तू यहाँ पर पहले तो यहाँ पर लिख दे अनइक्वल डिवीजन। यहाँ पर क्या हुआ है, मियोसिस 2 के कंप्लीट होने पर भी यहाँ पर होता है बेटा अनइक्वल डिवीजन। एक बड़ी सेल एक छोटी सेल, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल। जो दूसरी बड़ी वाली सेल बनती है बेटा उसको हम कहते हैं फाइनली ओवम। उसको कहते हैं हम बेटा आपका क्या, ओवम। उसको कहते हैं हम बच्चा आपका ओवम। उसको हम कहते हैं बच्चा आपका ओवम। और ओवम के अलावा इसको क्या कहा जाता है, ओवम के अलावा इसको ऊटेड भी कहा जाता है। अब आपको पता लग गया ओवम और जो है बेटा सेकेंडरी oocyte में क्या अंतर है। बेटा जो सेकेंडरी oocyte थी वो अरेस्टेड स्टेज थी, उसमें मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ था, ओवम के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सेकेंडरी oocyte से ओवम कब बनेगा, तब बनेगा जब स्पर्म इससे आके बेटा मीट कर जाएगा। समझ रहे हो, जैसे ही स्पर्म आता है ये मियोसिस 2 आपका क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं है बेटा वो सेकेंडरी oocyte से ही जाके मिलता है, नहीं। आपको पता है उसके बाहर लेयर्स प्रेजेंट है, याद कर अच्छे से। क्या जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है, क्या उसके बाहर कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट है, बिल्कुल सर। बताऊंगा तो ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तब तुझे और अच्छे से पता लगेगा, जब मीट करके पहुंच जाता है बेटा तब जाके वो मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, जो कि अनइक्वल डिवीजन होता है। एक छोटी सेल एक बड़ी सेल जो बनती है बेटा वो पोलर बॉडी होती है, दूसरी बार बनी है इसलिए सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं, जो कि डिजनरेट कर जाती है। और जो बड़ी सेल है बेटा वो ओवम और ऊटेड कहलाती है। और फाइनली इससे अब स्पर्म मिलता है और बेटा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आपका जाइगोट बन जाता है। कुछ इस तरीके से जो है ये पूरी पूरी प्रोसेस आपकी होती है। बता हाँ या ना, क्या तेरे को समझ में आया, बता क्या तेरे को बेहतरीन तरीके से समझ में आया, हाँ या ना। हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए सर कि ये अनइक्वल डिवीजन होता क्यों है। ये जो आपका मियोसिस 2 भी कंप्लीट हुआ इसमें अनइक्वल डिवीजन हुआ क्यों, यानी कि सेकेंडरी oocyte जो डिवाइड करी है वो अनइक्वली डिवाइड क्यों करी है, उसके अंदर इक्वल डिवीजन क्यों नहीं हो रहा। तो इसका रीजन बताता हूँ। अनइक्वल डिवीजन होने से क्या हुआ,
एक बड़ी सेल बनी, एक छोटी सेल। जो छोटी सेल थी बेटा उसको पोलर बॉडी कहा गया, जो कि आगे चल के क्या हो जाती है, डीजनरेट कर जाती है, ठीक है। और जो बड़ी सेल बनी है उसको ओवम या ऊटिड कहा। दैट मीन्स जो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म है वो किसके पास गया, बता बेटा, छोटी सेल या बड़ी सेल? सर बड़ी सेल के पास गया, यानी कि ओवम और ऊटिड के पास जो है मैक्सिमम साइटोप्लाज्म आता है। अब इसके पास मैक्सिमम साइटोप्लाज्म क्यों आया? रीजन है बेटा, जो आपका स्पर्म होता है ना उसके पास साइटोप्लाज्म बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है। अब एक सेल, एक गैमीट के पास कम साइटोप्लाज्म है तो दूसरे को बेटा उसकी कमी पूरी करनी पड़ेगी, ज्यादा साइटोप्लाज्म लेना पड़ेगा, तभी तो जो आपका जाइगोट बनेगा उसके अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में साइटोप्लाज्म होगा। और वो साइटोप्लाज्म का प्रॉपर अमाउंट में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा आप वो रिक्वायर्ड है किसके लिए, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। जो आपका जाइगोट बनेगा उसको सपोर्ट करने के लिए बेटा एक जो है आपका डिसेंट अमाउंट में साइटोप्लाज्म चाहिए। तो एक गैमीट के पास जो है बेटा कम साइटोप्लाज्म है तो दूसरे को अपने आप जो है खुद ब खुद उस साइटोप्लाज्म को बेटा बढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए अनइक्वल डिवीजन आपको देखने को मिलता है। तो आप डालोगे एक नोट, लिखने का भी समय दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब आप डालोगे बेटा एक नोट। एनसीईआरटी ने पूछा है बकायदा ये क्वेश्चन कि भैया ऐसा क्यों होता है, बताओ क्यों होता है ऐसा। तो आप यहाँ पर लिखोगे सेकेंडरी ऊसाइट, नोट में आप लिखोगे बच्चा सेकेंडरी ऊसाइट, secondary oocyte divides unequally so that ovum, जिसको आप ऊटेड भी कहते हो बेटा, ओवम स्लैश ऊटेड को क्या मिले, रिसीव्स मैक्सिमम साइटोप्लाज्म, रिसीव्स मैक्सिमम साइटोप्लाज्म, क्योंकि बेटा आपके स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में है। मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जो कि रिक्वायर्ड है किसके लिए बेटा, द जो कि रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फॉर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, रिक्वायर्ड फॉर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, रिक्वायर्ड फॉर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर बेटा, आपकी बात हो रही है बेटा जाइगोट की। तो जाइगोट को जो बेटा आपका न्यूट्रिशन या फिर बाकी चीज़ों की जरूरत है बेटा, साइटोप्लाज्म जब एक सही मात्रा में होगा तभी इसको जो है बेटा आपका क्या होगा, प्रॉपर जो है बेटा आपका क्या होगा, उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। बताओ क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। अब एक बार पूरी पूरी प्रोसेस को बेटा मैं आपके आगे करूं रिपीट, कराई जाए, आओ देखो, देख अब आजा शुरू से, मैं हट रहा हूं, ठीक है। अब तू देख हुआ क्या बेटा, शुरुआत होती है बेटा एम्ब्रियोनिक लाइफ से, ओवेरी के अंदर होती है प्राइमोडियल जर्म सेल, ठीक है। कैसी है, डिप्लॉयड है, यानी कि 44+XX। इसके अंदर होते हैं बेटा कई सारे माइटोटिक डिवीजन जिनसे बनती है कई सारी सेल्स, उन सब सेल्स को मिला के कहा जाता है ऊगोनिया। अगर किसी एक सेल को पकड़े तो उसको हम कहते हैं ऊगोनियम। प्लॉइडी क्या होती है बेटा, डिप्लॉयड होती है, यानी कि 44+XX। बिल्कुल, जब मैं इनके नंबर की बात करता हूं तो लगभग बेटा 5th मंथ के अंदर जो है इनका नंबर देखा जाता है, यानी कि जो आपका फीटस है जब वो 5 महीने उसके कंप्लीट हो जाते हैं बेटा, तो कब, कौन से 5 महीने की बात कर रहा हूँ बेटा, यूटेरस के अंदर 5 महीने, जो मदर का वूम्ब है उसके अंदर 5 महीने जब वो कंप्लीट कर लेता है बेटा, तब की बात कर रहा हूँ। तब लगभग 7 मिलियन जो है बेटा आपके ऊगोनिया प्रेजेंट होते हैं। बट एनसीईआरटी नंबर नहीं बताती है, एनसीईआरटी कहती है कपल ऑफ मिलियंस है नंबर में। होता क्या है फिर, ये ऊगोनिया बेटा डिसाइड करते हैं ग्रोथ करने का, यानी कि अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज करने का, इंक्रीज करके ये कहलाते हैं बेटा आपके क्या, प्राइमरी ऊसाइट कहलाते हैं। अब ये जो प्राइमरी ऊसाइट बना है इस समय जो फॉलिकल के अंदर ये प्रेजेंट है बेटा, वो कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, जो कि होता है बेटा आपका डिप्लॉयड प्राइमरी, कौन, प्राइमरी ऊसाइट 44+XX। तो ये भैया डिसाइड करते हैं मियोसिस में जाने का। तो मियोसिस बेटा 2 स्टेज में होती है, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 शुरू होता है, मियोसिस 1 में क्या होता है बेटा, स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, देन साइटोकाइनेसिस होता है। तो होता क्या है, जैसे ये प्रोफेज 1 में आता है तो प्रोफेज 1 की कुछ स्टेजेस होती हैं बेटा, सब स्टेजेस, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। तो ये भैया लेप्टोटीन को क्रॉस कर लिए, ठीक है, फिर जो है आपके किस में गए बेटा, जाइगोटीन में गए, जाइगोटीन क्रॉस कर ली, देन पैकाइटीन कर ली। उसके बाद जैसे ही ये डिप्लोटीन में आते हैं बेटा ये रुक जाते हैं, यानी कि जो प्राइमरी ऊसाइट जो कि प्राइमरी फॉलिकल में प्रेजेंट है, इसने मियोसिस 1 तो स्टार्ट करी बट ये रुक गई किसमें, प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में। अब बेटा ये स्टेज रुकी हुई है और जो है बेटा टाइम पीरियड अभी भी चले जा रहा है।
तो होता क्या है, जब जब आपकी बर्थ होती है तब तक बेटा ये सेम स्टेज में रहती है, यानी कि बर्थ के समय क्या होता है, आपको क्या देखने को मिलता है, अरेस्टेड प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल में ही देखने को मिलती है। बट बेटा 5वें महीने जब से इसने मियोसिस स्टार्ट करा उससे लेके बर्थ तक की जो कहानी होती है, इस बीच में क्या होता है बेटा, इसका जो नंबर होता है वो गिरने लगता है। ठीक है, ये डिजनरेट करने लगती है। तो बर्थ के समय जो नंबर देखा जाता है बेटा प्राइमरी oocyte का, जो कि प्राइमरी फॉलिकल में प्रेजेंट है, वो आपको देखने को मिलता है लगभग 1 से 2 मिलियन बर्थ के समय। ठीक है, अब बेटा क्या हो गया, जन्म हो गया। अब जन्म होने के बाद क्या होता है बेटा, अभी भी ये अरेस्ट पड़ी हुई है कौन, प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल में। अब जब तक बेटा प्यूबर्टी नहीं आती तब तक ये स्टेज एज इट इज रहती है, यानी कि 12 टू 13 ईयर्स तक ये स्टेज एज इट इज रहती है बर्थ से लेकर। अब जैसे ही बेटा प्यूबर्टी आ जाती है फीमेल के अंदर, होता क्या है बेटा, प्यूबर्टी के समय एक और चीज देखी जाती है, ये जो बेटा इन्होंने टाइम पीरियड स्पेंड करा है लगभग 12 से 13 साल, इसके बीच में 1 से 2 मिलियन थे बेटा बर्थ के समय। जब इनकी बेटा प्यूबर्टी आती है तो इनका नंबर और डिक्रीज कर जाता है। तो प्यूबर्टी के समय देखा जाता है कि बेटा ये जो अरेस्टेड प्राइमरी oocyte जो कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है, इनकी जो संख्या रहती है लगभग वो रह जाती है सिर्फ और सिर्फ बेटा 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं ईच ओवेरी के अंदर। यानी कि टोटली कितने बचे, 1,20,000 से लेके 1,60,000 आपके टोटल प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। तो बेटा ये जो डिजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स होता है इसी को कहा जाता है फॉलिकुलर एट्रेसिया, इसी को कहा जाता है फॉलिकुलर एट्रेसिया। अब बेटा आपकी प्यूबर्टी आ चुकी है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है बेटा हाइपोथैलेमस जीएनआरएच बनता है, जीएनआरएच का लेवल बढ़ता है, जीएनआरएच का जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी पर वो एक्ट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करके वो बेटा रिलीज कराता है क्या बेटा, गोनेडोट्रोफिन, जिसमें से एक गोनेडोट्रोफिन का नाम होता है बेटा आपका एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है वो प्राइमरी फॉलिकल को बेटा सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो अब जो टाइमलाइन चल रही है बेटा वो प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक चल रही है। तो जो आपका अरेस्टेड प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल में था बेटा, जैसे ही एफएसएच आया प्यूबर्टी पर, उसने क्या करा, उसको जो है बेटा आपका सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर दिया, किसको, प्राइमरी फॉलिकल को। बट अभी भी आपकी जो oocyte प्राइमरी oocyte है वो अभी भी रुकी पड़ी है। फिर बेटा एफएसएच फिर से आता है, वो क्या करता है, सेकेंडरी फॉलिकल को कन्वर्ट कर देता है टर्शरी फॉलिकल में। बट टर्शरी फॉलिकल की बेटा स्टेजेस होती है, एक होती है अर्ली स्टेज, एक होती है लेट स्टेज। तो जो अर्ली टर्शियर फॉलिकल है बेटा उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte देखा जाता है वो किस फॉर्म में होता है, अरेस्टेड फॉर्म में होता है। जैसे थोड़ा समय बढ़ता है बेटा आगे, होता क्या है इसके बाद, जो आपका बेटा अरेस्टेड प्राइमरी oocyte था अर्ली टर्शियर फॉलिकल में, इसके बाद क्या होता है, इसमें हो जाती है बेटा मियोसिस 1 कंप्लीट। बट यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो होता है अनइक्वल डिवीजन, यानी कि एक को साइटोप्लाज्म ज्यादा एक को कम। ठीक सर, इससे क्या हुआ, एक बनती है लार्ज सेल एक बनती है स्मॉल सेल। जो स्मॉल सेल बनती है वो पोलर बॉडी बनती है, और ये पोलर बॉडी आगे जाके एक और बार बनती है, इसलिए यहाँ पर जो बनती है पहली बार, इसलिए मैं इसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहता हूँ, जो कि बेटा डिजनरेट कर जाती है, इसका कोई काम नहीं होता। ठीक, बेहतरीन। जो बड़ी सेल बनती है बेटा उसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट है बेटा आपके टर्शरी फॉलिकल के अंदर। फिर एफएसएच टर्शरी फॉलिकल पर बेटा एक्ट करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है ग्राफियन फॉलिकल में। अब इस ग्राफियन फॉलिकल में इस समय कौन सा oocyte मौजूद है, सेकेंडरी oocyte ही इस समय बेटा क्या है आपका मौजूद है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है बेटा क्या, ये जो सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल में मौजूद है ये शुरू करता है मियोसिस 2 को। अब मियोसिस 2 स्टार्ट तो हो जाती है बट ये रुक जाती है किसके अंदर, मेटाफेज सेकंड के अंदर। ये जो अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte होता है बेटा ग्राफियन फॉलिकल में, ये जो है अरेस्टेड फॉर्म में आ चुका है। तो अब क्या होता है बेटा, जो है आपका एक और गोनेडोट्रोफिन जो है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करते हैं, जो कि होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज एलएच। जैसे ये एलएच आता है ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करता है, ये रिलीज करा देता है, रप्चर करता है सबसे पहले तो ग्राफियन फॉलिकल को, और जैसे ही बेटा वो टूटती है तो उससे कौन निकल जाता है, अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte निकल जाता है। और बेटा ओवेरी से इसका निकलना ही कहलाता है ओव्यूलेशन। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद जो इन्फेंडिबुलम की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं बेटा आपकी फिम्ब्रियाई, वो उसको पकड़ती हैं और पकड़ के किस में डाल देती हैं, ओविडक्ट में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है तो बेटा एम्पुलरी वाले रीजन में पहुंचता है। अब वहां पर दो चीजें इसके साथ हो सकती है, या तो इसका फर्टिलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। अगर वहां पर स्पर्म आ जाएगा तो बेटा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो ये 2 दिन तक इंतजार करता है, और 2 दिन तक अगर वो नहीं आता है तो बेटा जो अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte होती है वो क्या कर जाती है, डीजनरेट कर जाती है। और अगर स्पर्म आ गया, इससे मीट कर गया, तो बेटा मियोसिस 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो बेटा डिवीजन होगा वो कैसा होगा, अनइक्वल होगा, यानी कि यहाँ भी साइटोप्लाज्म अनइक्वली डिवाइड होगा, एक बड़ी सेल एक छोटी। जो छोटी बनती है बेटा फिर से वो पोलर बॉडी कहते हैं हम उसको, अब वो दूसरी बार बनी है इसलिए उसको सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं।
और वो क्या कर जाएगी बेटा, डीजनरेट आपकी कर जाएगी। जो बड़ी सेल बन रही है बेटा उसको आप कहते हो ओवम या फिर ऊटेड, इसको आप कहते हो ओवम या फिर ऊटेड। और फाइनली इससे स्पर्म मिल जाता है। अब एक्चुअली में स्पर्म इससे मिल जाता है बेटा, और जो है आपका क्या कहलाता है, फिर वो बनाता है बेटा आपका जाइगोट। ठीक है, वहां जो मैंने स्पर्म इस तरीके से बेटा डायरेक्टली मिलते हुए बता दिया, वो एक्चुअली में ऐसे मिलना नहीं है, वो बस मैंने एक डायग्रामेटिकली सुंदर देखने के लिए बना दिया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, अच्छे से बताओ है ना। अब आप नोट करना चाहोगे। और बेटा आपको मैंने रीजन बता दिया ये अनइक्वली क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्पर्म के पास बहुत कम साइटोप्लाज्म है, तो किसी एक गैमीट को तो बेटा फीमेल गैमीट को फिर ज्यादा साइटोप्लाज्म रिटेन करना पड़ेगा, जिससे कि जाइगोट के अंदर प्रॉपर अमाउंट में आपका क्या हो बेटा, साइटोप्लाज्म हो, जिससे कि उसका जो डेवलपमेंट है वो बेहतरीन हो सके, प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। अब आप नोट करना चाहोगे, बिल्कुल आपका हक है नोट करना। आप क्या करोगे बेटा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। पॉज करो और नोट डाउन करो। मैं चाहता तो लास्ट लेक्चर में बेटा इसको पढ़ाता, बट बहुत लंबा हो जाता लेक्चर, मैं बहुत आराम से धीरे धीमे धीमे पढ़ाना चाह रहा था। पॉज करके नोट कर लिया बेटा, हो गया नोट। अब देख आगे नेक्स्ट स्लाइड को नोट कर। पॉज कर और नोट कर, पॉज कर ले, नोट कर ले, हो गया नोट। अब नेक्स्ट स्लाइड को नोट कर, आजा। कर लिया पॉज करके नोट बेटा। अब अगली स्लाइड को नोट कर ले। कर लिया पॉज, हो गया नोट। अब इस वाली स्लाइड को नोट कर ले। हो गया नोट। अब इस वाली स्लाइड को नोट कर ले। कर लिया। अब देख, अब एनसीईआरटी ने पूछे हैं बेटा डिफरेंसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या फर्क है। बेटा शायद नीट 2022 में ये क्वेश्चन आया था अगर मैं सही हूं तो, या फिर उसके आसपास ही आया था। डिफरेंसेस पूछ लिए थे, स्टेटमेंट बेस्ड बन के क्वेश्चन आ गए थे, बच्चों ने काफी गलतियां करी थी इसके अंदर। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंसेस इसके लिखाता हूं, तो देख ध्यान से। स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis, आपने दोनों प्रोसेस पढ़ लिए हैं, अब आप दोनों प्रोसेसेस में अंतर बता सकते हो। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis। देख, अब इसमें अंतर बताया जाए, आजा। एक मिनट। ये देख, अब देख एक बात बता, जो बेटा कहानी तो दोनों के अंदर प्राइमरी जो है, स्पर्मेटोसाइट में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से शुरू हुई थी, oogenesis में प्राइमरी oocyte से हुई थी। अब जरा फाइनली रिजल्ट देख, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुई थी तो उसके अंदर कितने स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बने थे सर, 4 बने थे, जबकि प्राइमरी oocyte से सिर्फ और सिर्फ एक ओवम बना। बता हाँ या ना, बता हाँ या ना। हाँ सर, एक ही ओवम बना। बिल्कुल सर, एक ही ओवम बना। अच्छा, एक बच्चों के मन में और सवाल आता है सर, प्यूबर्टी के समय लगभग ईच ओवेरी के अंदर 60 से 80,000 होते हैं, तो सर ये तो बहुत ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है कि फीमेल के अंदर पूरी लाइफ भर जो है पीरियड्स चलें। बट सर 50 के अराउंड क्यों रुक जाते हैं, ये क्या रीजन है, मैं बताता हूँ बेटा। ऐसा नहीं होता, जब जर्नी शुरू होती है ना बेटा, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनना, होता क्या है बेटा, ये जो आप देखते हो ना, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल बन रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ जो है ओवरी एक ही को पुश कर रही है, नहीं बेटा, ओवरी एक साथ 5-6 को पुश कर रही है। उनमें से क्या करती है बेटा, वो जो है एफएसएच जा रहा है, एक्ट कर रहा है। अब एफएसएच किसको अच्छे अमाउंट में मिलेगा कि वो सेकेंडरी फॉलिकल बने, सेकेंडरी से टर्शरी बने, टर्शरी से बेटा जो है आगे की स्टेजेस आए। तो बेटा वो हर किसी के साथ नहीं आ रही, हर कोई उस जो है हडल को पास करके वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो समझ रहे हो, नेचर में ऐसा कभी नहीं होता कि ओवेरी ने जो है एक ही प्राइमरी फॉलिकल को भेजा आगे और उस पर कहा एफएसएच जा, सेकेंडरी बना, टर्शरी बना, ग्राफियन बना, पूरी स्टेज कंप्लीट कर ले, ऐसा नहीं होता बेटा। 5-6 एक ओवरी ने रिलीज करे, इधर से 5-6 एक ने, उनमें से बेटा कोई तो एक पहुंचेगा करते हुए। इसलिए जो है बेटा इतने सारे होने के बावजूद भी जो है आपके लगभग 50 अराउंड ऑफ ईयर्स ऑफ एज आपकी मीनोपॉज आ जाती है, प्रोसेस रुक जाती है, पूरे फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हाँ, ये डाउट रहता है बच्चों के मन में जर्नली। अब देख जरा ध्यान से, पहला पॉइंट मैंने तुझे क्या बताया कि भैया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो थी उससे कितने बने, उससे 4 स्पर्म बने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने, 4 स्पर्म बने, जबकि
जबकि प्राइमरी oocyte से सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवम बना। ठीक है, हाँ सर। क्या आपने ये चीज देखी थी? बिल्कुल सर, हमने देखी है ये। बढ़िया। अब देख आगे दूसरा पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस और इसमें अंतर। अब बता, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो डिवीजन हो रहे थे क्या वो इक्वल हुए थे? चारों जो स्पर्म थे बेटा वो सेम थे, साइटोप्लाज्म में कोई भी अनइक्वल डिवीजन नहीं हुआ? बिल्कुल। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है बेटा इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। बढ़िया। और यहां पर आपको देखने को मिलते हैं oogenesis में बेटा अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सर बेहतरीन, ये भी हमें समझ में आ गया। अब मैं वो सारे पॉइंट लिख रहा हूं जो आपने बेटा देखे हैं पूरी प्रोसेस के दौरान। ठीक, बढ़िया। दूसरा बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में, प्यूबर्टी पर? सर प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है और कंटिन्यू रहती है इवन इन ओल्ड मेल। जबकि oogenesis में क्या होता है? उल्टा होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही स्टार्ट हो जाती है बट जो है आपकी 50 ईयर्स ऑफ एज के अराउंड रुक जाती है, यानी कि मीनोपॉज आ जाता है। तो ये वाली बात भी आप लिख लो। हालांकि ये बात मैं आपको फोर्थ या फिफ्थ टाइम लिखा रहा हूँ बेटा, यही वाली बात लिखा चुका हूं मैं 3 से 4 बार ये बात पहले भी, अब बोल तो कितनी बार चुका हूं ना जाने। तो आप लिखोगे स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मेल, एंड कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मेल, इवन इन ओल्ड मेल्स, इवन इन ओल्ड मेल्स, एंड कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मेल्स। बढ़िया। और oogenesis की जब मैं बात करता हूं तो बेटा आपकी स्टार्ट्स होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। ये आपकी स्टार्ट हुई थी बेटा एम्ब्रियोनिक लाइफ में और रुक जाती है अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज एंड स्टॉप्स अराउंड, एंड स्टॉप्स अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, एंड स्टॉप्स अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज मीनोपॉज। बढ़िया सर, ये भी हमें समझ में आ गया। अब देख, क्या जो है तुझे स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई भी अरेस्टेड स्टेज देखने को मिली थी? अब बेटा ये जो रुकना होता है ना, इससे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि जो है आपकी oogenesis एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार नहीं होती, बड़े ब्रेक लगते हैं। oogenesis में शुरुआत होती है, ब्रेक लग गया, फिर इंतजार करा 12 13 14 साल का, फिर जो है रिलीज होने होंगे हार्मोन एफएसएच आएंगे, फिर उसके बाद शुरू होगी, फिर भी रुक जाएगी, स्पर्म का इंतजार करेगी, मिलेगा तो आगे बढ़ेगी। तो बड़ी अजीब है, मतलब रुक रुक के चलती है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो आप लिख दोगे यहां पर बेटा अरेस्ट स्टेजेस एब्सेंट, अरेस्ट स्टेजेस एब्सेंट। तो जो अरेस्ट स्टेज है बेटा वो क्या होते हैं आपके? एब्सेंट होते हैं। अरेस्ट स्टेजेस आप लिखोगे बेटा यहां पर एब्सेंट होते हैं, जबकि यहां पर आपके प्रेजेंट होते हैं। oogenesis में क्या होता है बेटा? अरेस्ट स्टेजेस प्रेजेंट, अरेस्ट स्टेजेस क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं, किसमें? आपके oogenesis में। बेहतरीन, अच्छे से समझ में आ गया, बढ़िया। अब होता क्या है, अगर मैं नंबर की बात करता हूं तो बेटा जो स्पर्म का आपका नंबर होता है वो मिलियंस में स्पर्म जो है आपके बनते हैं। आपने देखा था पर इजैक्यूलेशन 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं, बट ऐसा oogenesis में नहीं होता। हर महीने में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है और उसमें यूजुअली एक ओवम निकलता है, जनरली बेटा एक ही ओवम देखा जाता है। ठीक है, तो आप ये वाली बात भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिखोगे बेटा, बेटा बहुत सारे डिफरेंसेस लिखा दिए मैंने, ठीक है, इनसे बाहर तो वो क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, आप लिखोगे मिलियंस स्पर्म प्रोड्यूस्ड, मिलियंस स्पर्म प्रोड्यूस, जबकि यूजुअली आपको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवम देखने को मिलता है, यूजुअली 1 ओवम पर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा एक बात और आप याद रखोगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकेंडरी oocyte ओवम सेम बात है, बट ऐसा नहीं होता, मैंने आपको बता दिया क्या होता है आपका। ठीक है, बेहतरीन। अब देख इसके बाद एक और बात, तू क्या लिखेगा यहाँ पर? स्पर्म कैसा है बेटा बता? स्पर्म के पास टेल है? हाँ सर है। तो स्पर्म बेटा कैसा है? एक तो स्पर्म होता है साइज में छोटा, स्मॉल एंड
कैसा है बेटा, टेल है इसलिए मोटाइल है, जबकि एग के पास जो है बेटा, ओवम के पास कोई भी टेल नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। तो ओवम कैसा है आपका, साइज में होता है बेटा लार्ज एंड नॉन मोटाइल, लार्ज एंड नॉन मोटाइल, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। तो आप क्या करोगे बेटा, पॉज करोगे और इस स्लाइड को भी नोट डाउन कर लोगे। इनमें भी अब हमने क्या करा है बेटा, डिफरेंसेस देख लिए हैं। अब जो है हम बात कर सकते हैं एनसीईआरटी रीडिंग के ऊपर। बताओ हो गया, कर लिया नोट डाउन आपने? हटू मैं एक और बार, चलो मैं एक और बार हट गया। अब आप क्या करोगे बेटा, पॉज करके नोट डाउन कर लोगे। कर लिया नोट डाउन? अब देख आगे, अब एनसीईआरटी की तेरी चर्चा कर लेते हैं, आजा देख। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। तो बेटा जो प्रोसेस होती है तेरी बनाने की किसको, मैच्योर फीमेल गैमीट को, उसी को आप कहते हो oogenesis, विच इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होती है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। तो बेटा जो oogenesis होती है तेरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पर ही शुरू हो जाती है। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमीट्स मदर सेल्स, जिनको आप कहते हो oogonia, आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवेरी। तो होता क्या है बेटा, एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान ये शुरू हो जाती है। उस समय क्या होता है बेटा, जो आपकी गैमीट मदर सेल है जिसको आप oogonia कहते हो, वो जो है बेटा आपकी ईच ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे देखो। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। तो बेटा ये वाली बात आप लिख सकते हो, जो आपकी बेटा बर्थ के बाद, आप देखो यहां से मार्क कर लो इस वाली बात को, कि बर्थ के बाद कोई भी oogonia ना तो बनती है और ना ही कोई ऐड हो रही है, यानी कि नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ये वाली बात आप लिख सकते हो बेटा नोट डाल करके। मैं लिख दूं इस वाली बात को भी, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड। एक और नोट डालोगे और आप लिखोगे बेटा यहां पर क्या, नो मोर, नो मोर oogonia, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड, आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बेटा बर्थ के बाद कोई भी oogonia ना ही तो बनती है और ना ही उसका एडिशन होता है। ठीक है, ये वाली बात आप पॉज करके नोट डाउन कर लोगे। एनसीईआरटी में लिख रही है, मैंने भी लिखा दिया। आजा देख, अब देख आगे। These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage। तो बेटा ये जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं बेटा, प्रोफेज 1 में मियोटिक डिवीजन के एंटर करती हैं और वहां पर जो है बेटा टेम्परेरीली जो है क्या होती हैं बेटा, अरेस्ट हो जाती हैं इसी स्टेज पर। और क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी ऊसाइट कहते हैं, जहां पर ये अरेस्ट हुई है। बेटा मैंने तो बहुत अच्छे से बताया है आपको। ठीक है, ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called the primary follicle। और इसी समय क्या होता है बेटा, ये जो प्राइमरी oocyte है इसको जो है एक लेयर घेर लेती है ग्रेन्युलोसा सेल्स की आके, जिसको आप प्राइमरी फॉलिकल कहने लगते हो पूरे स्ट्रक्चर को। अब देख रहे हो कितना मतलब इन्होंने इसी में स्ट्रक्चर डाल दिया, इसी में सब कुछ डाल दिया, बट आपको समझ में आएगा। देख, ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। तो बेटा ये जो आपका पीरियड होता है कौन सा, बर्थ से लेके प्यूबर्टी का, इस समय पता है क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं डीजनरेट कर जाते हैं, यानी कि फॉलिकुलर एट्रेसिया हो जाता है। देयरफॉर इसलिए एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवेरी। इसलिए प्यूबर्टी के समय देखा जाता है कि भैया ईच ओवेरी के अंदर आपके लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and new theca are formed, are called secondary follicle। अब होता क्या है बेटा, आपको पता है प्यूबर्टी आ चुकी है, एफएसएच भैया आएंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बना देंगे। होगा क्या बेटा, जो आपकी सिंगल लेयर थी ग्रेन्युलोसा सेल की, और वहां पर लेयर बन जाएंगी किसकी, ग्रेन्युलोसा सेल की, और उस ग्रेन्युलोसा सेल्स को भी एक और लेयर बाहर से आके घेर लेगी, जिसको आप कहते हो थीका लेयर। बढ़िया, आगे देख। The secondary follicle soon transform into tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum। बेटा जो सेकेंडरी फॉलिकल है जल्द ही कन्वर्ट हो जाती है टर्शरी फॉलिकल के अंदर, जो कि किससे पहचानी जाती है, अपनी फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम से, जिसको हम पहचानते हैं। आगे देख। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन
इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। जो थीका लेयर है बेटा वो डिफरेंशिएट कर जाएगी किसके अंदर, एक इनर लेयर बना लेगी एक आउटर वाली को थीका एक्सटर्ना कहते हैं, इनर वाली को थीका इंटरना कहते हैं। इट इज important to draw your attention that it is at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है, मैं आपका ध्यान यहाँ पर खींचना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि आपको ये जो प्राइमरी oocyte जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर, टर्शरी फॉलिकल के अंदर, ये साइज में अपने आप को ग्रो करता है और अपना जो है पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन, जो कि एक अनइक्वल डिवीजन होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। इससे क्या होता है, जो है आपका एक बड़ा हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। द आगे देखो, द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। तो बेटा सेकेंडरी oocyte होता है वो जो है मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म है उसको जो है बेटा क्या करता है, अपने पास रिटेन कर लेता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फ्रॉम दिस, क्या आप कोई इसका बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ, क्या इसका फायदा है, आपको पता है फायदा क्या है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट। तो बेटा वो आगे डिवाइड नहीं करती, वो डीजनरेट कर जाती है। इसका आंसर भी आपको पता है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, अभी हमें इसके बारे में नहीं पता है। The tertiary follicle further changes into the mature follicle और Graafian follicle। जो बेटा आपकी टर्शरी फॉलिकल है वो आपकी फर्दर चेंज हो जाती है किसके अंदर, मैच्योर फॉलिकल और आपकी किसके अंदर बेटा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। बढ़िया। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट। और होता क्या है बेटा, जो सेकेंडरी oocyte है अपने अराउंड एक जो है ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन बनाती है जिसको आप कहते हो जोना पेल्यूसिडा। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। अब जो बेटा आपकी ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होती है और सेकेंडरी oocyte बना लेती है। अब देख सेकेंडरी oocyte को ओवम कहती है एनसीईआरटी। फ्रॉम द ओवेरी से रिलीज होती है और इसी प्रोसेस को आप कहते हो ओव्यूलेशन। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्या आप जो है बेटा मेजर डिफरेंस बता सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में, बताओ, बता सकते हो। हाँ सर बता सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद बेटा डायग्राम दे रखा है, ये देख तेरा ओवेरी का है, ये ब्लड वेसल्स तेरी दिखाई गई है, कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा आपको पता है। ओवेरी के अंदर का स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं, दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पेरीफेरल वाला बेटा, आउटर पेरीफेरल वाला आपका कॉर्टेक्स कहलाता है, इनर वाला मेडुला। ब्लड वेसल्स आपके मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है। ये देख तेरी जो फॉलिकल्स हैं बेटा वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो तेरे प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स वाले रीजन में। देख प्राइमरी दिखाया है, फिर आपका यहाँ पर टर्शरी दिखाया है एंट्रम के साथ, फिर ग्राफियन फॉलिकल दिखाया है, फिर उन्होंने क्या दिखाया है बेटा, ओव्यूलेशन हो गया, तो जिससे कौन रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte। और उसके बाद जो बचा बेटा वो कहा इन्होंने, कॉर्पस ल्यूटियम। बेहतरीन तरीके से हमने डायग्राम आपको बताया है। अब एक बार बेटा मैं इस वाले डायग्राम पर आपको लेके जाऊंगा, आजा देख। यहाँ पर एनसीईआरटी ने बताया है, देख फीटल लाइफ में आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, ऊगोनिया होती है, माइटोटिकली क्या करती है, डिफरेंशिएशन करती है, प्राइमरी oocyte आपका बना लेती है। ठीक है, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है जो कि कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, क्योंकि बेटा ओव्यूलेशन से पहले आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बर्थ से लेके चाइल्डहुड वाली बेटा, ये बर्थ के समय, ये चाइल्डहुड वाली, ये प्यूबर्टी के समय की कहानी। तो प्यूबर्टी पे क्या हुआ बेटा, ये डिवीजन कंप्लीट होता है जिससे फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी oocyte बनता है। देन फर्दर बेटा ये क्या करता है, डिवाइड करता है, जिससे क्या बनता है, एक तो ओवम बनता है या ऊटेड बनता है, दूसरी बनती है सेकेंड पोलर बॉडी। और ये सब किस में हो रहा है, अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये आपका हो रहा है। बताओ ये डायग्राम मतलब जो दे रखा है एनसीईआरटी ने बेटा, ठीक है, मतलब ठीक ही है, मतलब ये उसके लिए है डायग्राम जिसने पूरी प्रोसेस डिटेल में पढ़ ली है, अब उसको फटाफट एकदम से रिवाइज कर डालनी है। बेटा ये डायग्राम एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, तो अपनी खोपड़ी में इस डायग्राम को सेट कर लेना। ठीक है, अब मैंने एनसीईआरटी आपको पढ़ा दिया, इतना बेहतरीन लेक्चर आपको दे दिया है, तो अब चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से oogenesis समझ में आ गई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना रखें ढेर सारा ख्याल, पढ़ाई करते रहें बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और क्या oogenesis समझ में आ गई, अगर oogenesis समझ में आ गई तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, ख्याल रखो अपना। और क्या पढ़ी है आज तक ऐसी oogenesis, पता लग गया किस स्टेज में कौन सा डिवीजन हुआ, किस फॉलिकल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, कब क्या हो रहा है, सब पता है तुझे आज। ठीक है, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रख। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ठीक है।